नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए 28 तारीख और एक और मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर नहीं, ये आरपीएससी का पेपर है और आरपीएससी के पेपर की टक्कर कोई नहीं कर सकता। आप कितने भी मॉडल पेपर दे लो, लेकिन जब तक आरपीएससी के पेपर नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसा लेवल रहने वाला है। आज जिस वीडियो को मैं बताने जा रहा हूं, जहां से 7 सितंबर को सेम ट्रेंड के ऊपर आधारित आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो पूरे 100 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अंतिम 10 दिन आप सभी के साथ में हूं, आज पूरे 100 प्रश्न, ताकि आपको मैं कट ऑफ पार करा दूं। देखो यहां आप सभी की मदद के लिए मैं बता दूं आप सभी को कि राजस्थान जीके है वो आपके 50 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है। फिर आती है आपकी राजस्थान की पॉलिटी और करंट अफेयर्स, 10 50 क्वेश्चन। तो भाई राजस्थान की ज्योग्राफी 12 घंटे मदन सर देख लेना, और राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर के लेटेस्ट आरपीएससी के क्वेश्चंस डिटेल थ्योरी के साथ में मैंने आप सबको करवा रखे हैं। ये आपके 30 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके यहां से राजस्थान करंट अफेयर्स से कवर हो जाएंगे। इंडिया जीके की एक मैं मैराथन लगा दूंगा, एक लगा दूंगा साइकोलॉजी की कंप्लीट। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। कर दो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब। यहां हम बात करेंगे A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो पेपर आरपीएससी ने दिया था, पहले थोड़ा सा आप लोगों को वहां ले चलता हूं। ये पेपर था भाई, है ना। पेपर कौन सा था सर? ये वाला पेपर है ना। यहां हम बात करें, ये पेपर आपके 30 जुलाई को हुआ था। सबसे पहले प्रश्न पे आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा पता बताना चाहिए आप लोगों को कि कौन सा पेपर है। 30 जुलाई 2023। अब इसमें भी लफड़ा हुआ था 2022 के एंड में, जब पेपर लीक हो गया था वापस पेपर हुआ था। तो 30 जुलाई को वापस हुआ था 2:30 से 4:30। तो ये पेपर है। इस पेपर में बात करें तो ये पहला प्रश्न है आपका, तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो आज आंसर करें सभी साथी, आजो आजो आजो, बढ़िया आंसर करेंगे। और पूरा एक 100 क्वेश्चंस है जिसको हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कुछ प्रश्न आपको सरल लगेंगे। राजस्थान का जो सेगमेंट है वो आपके कितना है? राजस्थान का सेगमेंट 50 क्वेश्चंस का है। 30 क्वेश्चन इंडिया जीके के और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। तो यहां हम बात करें, आप तो आंसर मलिनाथ जी बता दोगे, लेकिन मैं सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लेकर आया हूं A to Z, है ना। तो आ जाइए सारे बच्चे, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हाँ जी, तैयार हो? ओके, पूरी व्याख्या लिख के लाया हूं ताकि मुझे समय ज्यादा है यहाँ पर खराब ना करना पड़े। मैं फटाफट आपको बता दूं, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तिलवाड़ा का मेला निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तो ये आपके मल्लिनाथ जी की स्मृति में बढ़ता है। लेकिन मल्लिनाथ जी के बारे में भी सारे फैक्ट है, और इसके साथ साथ जो अपने ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखो माव जी हैं, देवनारायण जी हैं, फत्ता जी हैं। तो मैं यहाँ पर आपके माव जी, देवनारायण जी और इसके साथ साथ वीर फत्ता जी, इनके बारे में भी फैक्ट लिख करके लाया हूं। यहां हम बात करें तिलवाड़ा का मेला सर कब से कब तक लगता है? तिलवाड़ा मेले की अगर हम बात करें तो जो तिलवाड़ा जो मेला है वो आपके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष की 11 तक ये लगता है आपका, है ना। ये बढ़िया प्रश्न याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके, फिर माव जी को कहते हैं वागड़ का धनी, और माव जी हैं वो आपके डूंगरपुर में, जो बात करें नवा टापरा जो स्थान है वहां पर उनका स्थान है। देवनारायण जी है वो आपके गुर्जर जाति के आराध्य, और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। वीर फत्ता जी आपके सातों गांव जालोर के। फत्ता जी को कहते हैं प्रकृति प्रेमी देवता। क्या कहते हैं? प्रकृति प्रेमी देवता। तो जो आपके नेचर लवर है वो कौन है? आपके फत्ता जी है। आगे देखिए, सातों गांव जालोर के। तो इसके ऑप्शन में से नए प्रश्न बनेंगे, चिंता मत करना। ये 30 जुलाई 2023 का पेपर है। अगला प्रश्न, बीकानेर के निकट जो समराथल धोरा है ना, उसको किसने अपना कर्मस्थल बनाया था? तो जाम्बोजी भगवान ने बनाया था। गोगा जी, पाबू जी और धना जी। और इसके साथ साथ हम जाम्बोजी सबकी बात करेंगे। ये सीरीज आज से चालू नहीं हुई, इस सीरीज के 2 पेपर करवा चुका हूं, 2 बाकी हैं, जिसमें से आज एक और दिया, एक आगे परसों करवा दूंगा। टोटल 4 पेपर हो गए, एक आध कोई और बचा रहेगा तो वो भी करा दूंगा। 500-600 प्रश्न का मैंने वादा किया था। इसके अलावा इंडिया जी के, राजस्थान जी के करवा चुका हूं, करंट अफेयर्स करवा चुका हूं। तो सेकंड ग्रेड वालों का तो बेड़ा पार है।
तो भाई यहां हम बात करें, सबसे पहले इनकी बात करें तो 1485 ईस्वी में बिश्नोई जो है आपका पंथ इन्होंने चलाया था, और 29 नियम वगैरह। फिर गोगा जी के बारे में बात करिए, पाबू जी। तो गोगा जी हैं, वो कई बार पूछ लेते हैं कि जाति से क्या थे, तो गोगा जी चौहान थे, ठीक है। इनका धुरमेड़ी और शीर्षमेड़ी याद रखना, शी से शीर्षमेड़ी चूरू हो गया, धुरमेड़ी है तो नोहर हनुमानगढ़ हो गया। पाबू जी का जो प्रश्न है फलोदी जिले में आता है, इनका कोलू जो मंदिर है वो फलोदी जिले के अंदर आता है, याद रखिएगा। ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में। एक पाबू प्रकाश का भी कई बार प्रश्न आ जाता है, आस या मोड़ जी इसके लेखक है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। और धन्ना जी महाराज की बात करें तो ये रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के और भी बहुत सारे शिष्य थे, उनमें आपके धन्ना जी भी थे। इनका धुवन गांव जो टोंक वाला है, इनका जो है आपका जन्म स्थान है, याद रखना। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे, रामानुज के चेले थे, याद रखना है, ठीक है। गलता को जो इन्होंने तीर्थ बनाया था, जिसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। गलता स्थान आपके जयपुर में है, और जिसे मंकी वैली वहीं पर स्थित है, और इसे उत्तर तोताद्री कहते हैं। दक्षिण भारत के अंदर तोताद्री स्थान था रामानुज से संबंधित, और रामानुज के चेले रामानंद जी आ गए थे उत्तर भारत में, ठीक है। आगे देखो, कौन सा मंदिर है वो आपके मंदिर स्थापत्य कला की जो है मारू गुर्जर शैली। अब मंदिर निर्माण की शैलियां अगर हम बात करें 11वीं शताब्दी के आसपास की, उनमें जो समिदेश्वर मंदिर है उसके बारे में पूछा गया प्रश्न है कि समिदेश्वर मंदिर के बारे में। किराडू आउवा का कामेश्वर मंदिर और नागदा का जो सांस बहू का मंदिर है, इससे भी वापस नया प्रश्न बन सकता है। पहले हम समिदेश्वर मंदिर की बात करें तो इस समिदेश्वर मंदिर को आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। 11वीं शताब्दी के अंदर परमार राजा भोज इसको बनाते हैं, लेकिन मोकल जो मेवाड़ के महाराणा है वो इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है, यहां हम बात करें राजस्थान का जो खजुराहो कहलाता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब किराडू वाला है तो गुर्जर प्रतिहार है या सोलंकी शैली, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अंदर टोटल 5 मंदिर हैं, उनमें आपके भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर भी है, और भगवान शिव के 3 मंदिर हैं। तो राजस्थान का खजुराहो वाला ये प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। तो आरपीएससी का कोई भी पेपर हो उसमें थोड़ा लेवल टफ रखा जाता है। अभी देख लो पिछले 6 महीने के अंदर अधीनस्थ बोर्ड का लेवल लो है और आरपीएससी का लेवल बड़ा तगड़ा पैटर्न है, ठीक है। हाँ, यूं हड़के में पटवारी जैसा पेपर 2nd ग्रेड में नहीं आएगा, अच्छे लेवल का पेपर आएगा। हाँ जी, तो ये याद रखना है। फिर आउवा का जो कामेश्वर मंदिर है ये ऑप्शन में था, इससे नया प्रश्न बने तो ध्यान रखना, पाली के आउवा में है, और कामेश्वर है तो शिव जी के अनेक नाम हैं, जिसमें रामेश्वर कामेश्वर अनेक नाम होते हैं, तो भगवान शिव के ऊपर आधारित होते हैं वो। तो ये भगवान शिव का मंदिर है, 11वीं शताब्दी का है, और ये आपके आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने जो संघर्ष किया था उसका एक प्रतीक है। नागदा का जो सांस बहु मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं, नागदा में स्थित है सांस बहु मंदिर, है ना, सहस्त्र बाहु मंदिर, सांस बहु मंदिर, नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। समर्पित किसको है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इतना इसमें याद रखना है। बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये पीडीएफ में आप सभी को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूं, जहां पर आप इसको पढ़ते रहना। निहाल चंद का संबंध है तो किशनगढ़ शैली से है। निहाल चंद एक राजस्थान की चित्र शैली से अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिए, पिछला पेपर है, इसी से नए नए प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हाँ जी, निहाल चंद की हम बात करें तो नागरीदास, है ना, सामंत सिंह या नागरीदास के समय में उनके दरबारी चित्रकार थे, बड़ी ठणी का चित्र बनाया था, और डुंडार शैली भी साथ में लिखी हुई है। तो डुंडार शैली के अंदर कहते हैं कि भाई मुगल शैली का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी बातें। डुंडार शैली की अनेक उप शैलियां हैं, जिनमें हम बात करें उनियारा वगैरह है, जयपुर है, अलवर है, ये सारी आ जाती है। एक प्रश्न ये भी आता है कि जो पोर्ट्रेट हैं या जो आदमकद चित्र हैं वो कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, मतलब आदमी की, जैसे आदमी हो गया 6 फीट का है, 5.5 फीट का है, 7 फीट का है, उसके बराबर की फोटो, ये आपके आमेर जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली से संबंधित पूछे तो एक सबसे पुराना चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और इसका तो हो जाता है चित्रकार की हम बात करें साहिब राम। मेवाड़ का क्या है, साहिब दीन है, यहाँ का है तो आपका साहिब राम है,
इसका साहिब राम है, और मेवाड़ का पूछे तो वो आपका साहिब दीन है। तो मेरे बच्चे याद रखना इन चीजों को, मैंने तुमसे कहा था नए नए प्रश्न बनेंगे। अभी तो है 2000 पद और जुलाई 2026 के अंदर है 6500 पद। बिंदास होके पेपर दे के आना है। मेवाड़ शैली के रंग वगैरह कौन से, चित्रकार वगैरह, जैसे मेवाड़ के चित्रकारों में साहिबदीन का नाम यहां पर आपसे पूछा गया है। तो जगत सिंह फर्स्ट का काल है गोल्डन टाइम। इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए लाया ताकि आप लोग पढ़ते रहो। हाड़ौती शैली का भी अलग से दिया गया है, जहां पर कोटा बूंदी शैली है। अब कोटा शैली है नारियों द्वारा शिकार के दृश्य, बूंदी शैली है तो पशु पक्षियों की शैली है। स्वर्ण काल किसका क्या है पढ़ लेना, है ना। बूंदी शैली है वो आपकी पक्षी शैली के नाम से जानी जाती है, मतलब पक्षियों के चित्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं बूंदी के अंदर। राजस्थान के अंदर त्योहारों की जो है शुरुआत तो श्रावणी तीज से मानी जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज जो होती है वो छोटी तीज होती है, और बड़ी तीज है तो भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की तीज होती है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, और छठा महीना है वो भादवे का महीना है। भादवे के कृष्ण पक्ष की तीज है वो क्या है भाई, भादवे के कृष्ण पक्ष की तीज जो है वो आपके बड़ी तीज, उजली तीज, बूंदी की फेमस है ना, सातुड़ी तीज, उसके अलग अलग नाम है। ये आपकी श्रावणी तीज है। तीज त्योहारा बावड़े ले डूबी गणगौर, तो गणगौर के साथ त्योहारों का राजस्थान में समापन माना जाता है और तीज से शुरुआत मानी जाती है। हम बात करें तो गणगौर जो है वो शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। 18 दिन तक मनाया जाता है। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें इसके संबंध में बताई गई है। ठीक है, हाँ जी। एक सिरोही का सियावा गांव में आदिवासी समुदाय द्वारा गणगौर का मेला, गुलाबी गणगौर आपके नाथ द्वारा की जो चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पंचम को मनाया जाता है, गुलाबी गणगौर है। एक बिना ईसर की है तो आपके जैसलमेर की हो गई, और भी बहुत सारे प्रश्न है इसके अंदर। और चैत्र में तो रानी रूठ गई थी राज सिंह की, उसकी बात करें तो वैशाख के अंदर मनाया था आपका जो है बिना त्योहार के भी जो है मेवाड़ में गणगौर मनाई गई थी। तो वो प्रश्न भी कई बार आता है। खैर आप लोग याद रखें, शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो माधो सिंह सेकंड मत कर देना, माधो सिंह फर्स्ट है। माधो सिंह सेकंड तो जयपुर का बब्बर शेर है जिसने एक जैसी अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल निर्माण करवाए, है ना। 9 पासवानों के लिए 9 महल नाहरगढ़ के अंदर, वो माधो सिंह सेकंड था। लेकिन ये माधो सिंह फर्स्ट है जिसने शीतला माता का मंदिर बनवाया, जो चाकसू सेल की डूंगरी वहां पर स्थित है। तो ये तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा नोट्स है। कोई बच्चा मेरे दिए हुए 5-7 पेपर आरपीएससी ने 2022-23 में जो पेपर करवाए थे, उन 2022-23 के जो जीके के 5 से 7 पेपर है, वो 700 प्रश्न अगर कोई बच्चा डिटेल व्याख्या के साथ पढ़ के चला जाता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। बाकी तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं बढ़िया बढ़िया नोट्स लेके आऊंगा, सिर्फ 1-1 घंटे की क्लास, एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले, ताकि तुम्हें एग्जाम से पहले याद रहे, भूलो नहीं। 1 घंटे का काम है, बस देख लेना लेटेस्ट डाटा जो आपके इंडिया ज्योग्राफी के संबंध में, अर्थव्यवस्था के संबंध में, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, ओके। हाँ, सेकंड ग्रेड जीके का अपना कोर्स बेटा स्टार्ट हो चुका है, नया बैच शुरू हो चुका है। 7 तारीख के बाद में ज्वाइन कर लेना नए वाले बच्चे। जीके एसएसटी है, जीके प्लस हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। चलो ये याद रखना, हरियाली तीज है वो आपके जो है सिंजारा तीज है, छोटी तीज, श्रावणी तीज, श्रावण मास की अमावस्या के बाद तीसरा दिन पड़ता है। अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष को आती है तो वो शुक्ल पक्ष में हो जाती है। एक पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान होगे, तो सीधी सी बात है, इसी वीडियो के नीचे देखो एक लिंक पिन किया हुआ है इस क्लास की पीडीएफ। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे, जहां पर राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अगस्त तक के 500 प्रश्न भी डाले हुए हैं, और राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के अगस्त तक की थ्योरी भी डाली हुई है। सेकंड ग्रेड में सर कितने क्वेश्चन मिला दोगे आप? मैं 10 में से 8 से 9 प्रश्न मिला दूंगा राजस्थान करंट अफेयर्स के। इसकी पीडीएफ 25 अगस्त को डाली हुई है। 25 अगस्त ज्यादा दूर नहीं है, 3 दिन पहले ही डाली थी। फटाफट क्लिक करो, नीचे जो लिंक दिया हुआ है आपके फोन में देखो, टेलीग्राम में जाओ और जाते ये 2 पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथ जोड़ता हूं, पढ़ लेना यार करंट अफेयर्स। 10 क्वेश्चन में से बेड़ा पार मैं करा दूंगा।
करंट के ये 10 क्वेश्चन है और मेरी 12 घंटे की पीडीएफ जो हिस्ट्री कल्चर की है वो भी 25 तारीख के आसपास डाली हुई है, वो भी पढ़ लेना। 30 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी के, 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के, 10 प्रश्न पॉलिटी के हैं, 50 क्वेश्चन 100 में से। इतना तो बेड़ा पार है। साइकोलॉजी तो आवे था लोगों ने, को नहीं आवे गई, रीट देन आया हो तो बेड़ा तो पार लागी। राजस्थान जी के और करंट हो और पचे एक साइकोलॉजी। ठीक है, घणो ही आशीर्वाद है था लोगों ने। ठीक है, घणो ही आशीर्वाद है। तो जाओ ज्वाइन करो फटाफट टेलीग्राम। अगला प्रश्न है कि सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? एकीकरण के अंतिम चरण के अंदर 1 नवंबर 1956 को, यहां पर बी ऑप्शन छठे क्वेश्चन के अंदर हो जाता है। अब एकीकरण का जो अंतिम विलय सिरोही का राजस्थान में जो विलय 2 चरणों में हुआ, पहला तो आपका 25 जनवरी 1950 को, और देखो फिर हातल गांव जो है ना, वो गोकुल भाई भट्ट का जो गांव है वो इस चरण के अंदर यहां शामिल नहीं हुआ, तो वो बंबई प्रांत में चला गया था। तो इन्होंने विरोध किया, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, तो फिर वो हातल गांव वापस शामिल हुआ था और सिरोही का पूरी तरह से विलय है 1 नवंबर 1956 में एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान के अंदर शामिल हो गया था। आई बात समझ में? हाँ, तो लोड नहीं लेना दिमाग में, इतना तो छोटो सो दिमाग है, ज्यादा लोड लो दिक्कत हो जाए। नॉर्मली पढ़ाई करनी है, राजस्थान जी के, करंट अफेयर, साइकोलॉजी पढ़ के जाओ, फर्स्ट पेपर में आराम से डंके की चोट पे पास करोगे। आगे आ जाओ। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? अभी एक बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया था कि भीलों के द्वारा गौरी नृत्य खेला जाता है। गौरी नृत्य है वो आपके जिसे राई नृत्य भी कहते हैं, भील जनजाति का है। इसमें नृत्य नाटिकाएं होती है, कम से कम 8-9 नृत्य नाटिकाएं होती है। और अभी आरपीएससी ने एक पेपर पूछा था, उसमें कहा था इसमें 24 नाटिकाएं होती है, वो ऑप्शन गलत था। बाकी उसमें ऑप्शन जो दिए गए थे कि जब ये डांस करते हैं ना, जब ये डांस करते हैं तब लोग हैं वो नंगे पांव रहते हैं। क्या रहते हैं? नंगे पांव रहते हैं। 40 दिन तक किसी भी प्रकार का है ना सांसारिक जीवन नहीं जीते, भक्ति करते हैं, राम 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 राम, मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते, और भी कई सारा व्रत रखते हैं 40 दिन तक। और ये कब चलता है? आपके जो है आपके सावन और भाद्रपद के महीने में, रक्षाबंधन के जस्ट बाद में। ठीक है, और ये प्रश्न आया है बड़ा शानदार लेवल का, सिर्फ नाटिकाओं की संख्या में चेंज किया गया, बाकी आपको याद रखना। कालबेलिया डांस यहां पर दिया गया है, तो कालबेलिया डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया था। बंजारा नृत्य खाना बदोश बंजारों का है, गरासियों का नृत्य वालर है। अहीरवाटी, बाकी नोट्स तो आप लोग पढ़ लोगे ना। मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका लेवल, उसके ऑप्शन से जो नए प्रश्न बन सकते हैं, वो सब डिटेल व्याख्या में लिख रखा है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल व्याख्या में एक साथ कोई भी आपको देता होगा ना, तो आप लोगों के लिए सारी चीजें अवेलेबल करवाई है। आजो आजो, पिछले काफी टाइम के ये आरपीएससी के जो प्रश्न है काम के हैं। साइकोलॉजी में क्लास 2-3 दिन में लगाने वाला हूं, अपने गुरुजी की क्लास आएगी एक, वो आप देख लेना। 301 प्रश्न होंगे, पढ़ लेना। लास्ट 2nd ग्रेड के पेपर है सारे, व्याख्या के साथ में। यूं पढ़े तो हैं आप लोगों के पास, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर भी तो होना चाहिए, तो हम लगा देंगे। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र के अंदर आपके जो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा है ना, जिसका नाम भ्रतरे नगर हो गया है, उससे संबंधित है। तो अहिरवाटी, जिसे हीरवाल भी कहा जाता है, वो आपके अलवर जिले के बहरोड, बहरोड हालांकि कोटपुतली बहरोड हो गया नया जिला, वहां बोली जाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पूछा गया है। तो जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके थ्रू 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, जहां पर आपका पहले राज्य प्रमुख कहा जाता था, उसको राज्यपाल कहा जाने लगा। और ऑप्शन में 5, 6 और 8 भी है। अब तुम लोग कहोगे सर इन तीनों के बारे में भी बताओ, तो देखो समय का तो अभाव है, इसलिए सारे मैं लिख करके लाया हूं, इसको बढ़िया पढ़ लेना तुम लोग बैठ के। 7वां संविधान संशोधन यहां पर दिया गया है, 1956वां है। यहां पर इसमें राज प्रमुख की जगह क्या कर दिया गया था? आपके राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया था। तो राज प्रमुख, उप राज प्रमुख, ये सब हटा दिए गए थे। और 5वां संविधान संशोधन है वो आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में संशोधन से संबंधित है, जिसमें संसद किसी राज्य की सीमा में क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। 5वां। 6ठा कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि ऑप्शन में था।
तो ये 1956 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था अंतरराज्य परिषदों की स्थापना करना। एक और है ऑप्शन के अंदर 8वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों की संख्या को बढ़ाना था। तो 8वां भी बता दिया, 6वां भी बता दिया, 5वां भी बता दिया, 7वां भी बता दिया, और 7वां अपना आंसर था जिसमें राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और ऑप्शन में से ये 4 पढ़ के चले जाना। अगर डिटेल व्याख्या के साथ ये पढ़ के चले जाए कोई बच्चा, कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक, तो भी 100 में से 50-60 से कर लेगा। मेरी करंट की पीडीएफ पढ़ ले, मेरी हिस्ट्री कल्चर की क्लास देख ले, आराम से 50 से 70 क्वेश्चन सही कर सकता है। अब देखो भैया। हाँ जी, ओके, आगे आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड ग्रेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड ग्रेड का कोर्स तो बेटा चल ही रहा है शांत। सेकंड ग्रेड के इस बैच के अंदर 2 तरीके से मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी है। दोनों चीजें करवाई जा रही हैं, आप लोग टेंशन लो ही मत। मदन सर कभी भी आप लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे, हमेशा 2 तरह की चीजें हैं। प्रिंटेड नोट्स भी दे रहा हूँ जो एक साथ उपलब्ध होते हैं, पहले पढ़ लो, और दूसरी चीज है हाथ से लिखे हुए जो 6 महीने तक बैच चलेगा। ठीक है, हाँ, तो बेटा परेशान तो होना ही नहीं है। 6 महीने तक वापस वही चीज जो प्रिंटेड नोट्स में, उसको एक एक दिन रोज खड़े होकर रोज क्लास आएगी और हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो तुम, वो मेरे पे छोड़ दो। 2 तरह के नोट्स है मेरे पास। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, तो राज्यपाल का जो अध्यादेश है उसकी हम बात करें, जैसे सेंट्रल लेवल पे बात करें, संसद के द्वारा अनुमति आवश्यक है, वरना फिर वो कानून नहीं रहेगा। ऐसे के ऐसे आपके राज्य विधानमंडल की अनुमति बहुत जरूरी है। 123 है वहां पर सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर जो है अनुच्छेद 213 राज्यपाल है वो क्या ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है, और पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर है वो अनुमोदित करना जरूरी है। नहीं तो 6 सप्ताह है, 6 महीने नहीं है, 6 सप्ताह में अनुमोदन बहुत जरूरी है सदन का, जो आपके राज्य विधानसभा की बात हो रही है, वरना फिर वो कानून नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका डिलीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 डिलीट हुआ था आरपीएससी के द्वारा। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 1 से ज्यादा थे, इसलिए ऑप्शन डिलीट हुआ। और आपातकाल का आगे डिटेल में व्याख्या लेकर आया हूं, जहां से आप आराम से समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलो, क्योंकि 1 से ज्यादा जब ऑप्शन आ जाए तो वो प्रश्न अपने आप डिलीट माना जाएगा। दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो फिर क्या है। अभी हम बात करेंगे आपातकाल। आपातकाल वाला सीधा प्रश्न आएगा, जो 4 आपातकाल लगे हैं, राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर लगे हैं, उस समय के सीएम कौन थे, उस समय के राज्यपाल कौन थे, कितनी कितनी अवधि के लिए लगा। और आरपीएससी तो इतना खतरनाक है कि टाइम भी पूछ लेता है, सबसे ज्यादा समय तक कौन सा रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब उसमें कितने दिन तक वो काउंट करना पड़ा। तो 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, ये भी आपका डिलीट हुआ था प्रश्न। सिर की पगड़ी है, वस्त्र है, ये जो है ना प्रश्न, सिर का पहनावा, ये प्रश्न डिलीट हुआ था, है ना। सिर का पहनावा, ये प्रश्न भी आरपीएससी के जब अंतिम आंसर की देखते हो तो उसमें डिलीट माना गया था। ठीक है, ये प्रश्न डिलीट माना गया था। हाँ, एसएसटी की एक क्लास लगाऊंगा जिसमें फिलोसॉफी होगी, सोशोलॉजी होगी, पबएड होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगी। मैं मेरी तरफ से जितना कर सकता हूँ 4-5 घंटे में शॉर्ट नोट्स, ताकि रिवीजन बढ़िया हो जाए। ठीक है, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, उसकी भी मैं एक क्वेश्चंस की मैराथन लगाऊंगा। मैं 3 सब्जेक्ट का कोर्स करवाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट में नहीं करवाता, तो करवाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ऑप्शन डिलीट माना गया था। ठीक है, ओके। खंगा एक वेशभूषा से ही संबंधित है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में सेट नहीं हो रहा है यहां पर। और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में तीनों ही कथन दिए गए हैं कि लोक सेवा आयोग है वो अध्यादेश के द्वारा, लोक सेवा आयोग एक अध्यादेश के द्वारा 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, और फिर वो लागू होना का काम करना स्टार्ट किया था, वो दिसंबर में स्टार्ट किया था। ये ध्यान रखना, दिसंबर में काम करना स्टार्ट किया था। तो इसकी स्थापना है वो आपका दिसंबर 1949 में होती है। बिल्कुल सही है दोनों। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो ये भी सही कथन है, तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही है दिए गए ऑप्शन में।
अब कहते हैं गुरुजी आरपीएससी तो कथन देती है और हमें लगता है आरपीएससी से डर। अरे भाई क्यों डरते हो, आरपीएससी बहुत सीधी है। आरपीएससी तो ऐसे ऑप्शन देती है जिसमें छेड़छाड़ की संभावना रहती है। छेड़छाड़ की संभावना का मतलब है डाटा में चेंज कर देगी। डाटा का मतलब है यहाँ महीना है वो आपका दिसंबर की जगह नवंबर कर देगी, 1949 की जगह 1948 कर देगी। आरपीएससी बहुत भोली है, बहुत सीधी है। जिस ट्रिक को हम 10 साल पहले जान गया था मैं मेरी बात करूं, जिस ट्रिक को मैं 10 साल पहले जान गया था सिविल के एग्जाम के अंदर, वो आरपीएससी अब लेके आ रही है। और लोग कहते हैं कि आरपीएससी का पेपर कठिन आता है और अपन मिला देते हैं उसमें 90% क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड के प्रूफ टेलीग्राम पे 24 जून 2025 को टेलीग्राम में देखना मिल जाएंगे, मैंने डाले हैं। आरएस प्री में सबसे ज्यादा प्रूफ दिए, अब उससे बड़ा तो है नहीं ना सेकंड ग्रेड का पेपर। अब तुम कहो तो पेपर से पहले आपको इतनी मेहनत करा दूं कि सारे क्वेश्चन मिल जाए। तो चलो 7 तारीख को मिलेंगे बढ़िया प्रूफ के साथ में, टेंशन लेनी नहीं। लोक सेवा आयोग की बात है वो आपके यहाँ पर अनुच्छेद 315 से आपके 323 के अंदर कही गई है और ये अनुच्छेद आपका 14वां जो संविधान का भाग 14 के अंदर है। ये सारी बातें हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। और अब संख्या कितनी हो गई है ना, अब संख्या कितनी हो गई है भाई, अब अध्यक्ष सहित है वो हम बात करें 10+1 यानी कि अब संख्या वो 11 है। और आरपीएससी के हेड का प्रश्न भी आया था अभी है वो आपके उत्कल रंजन साहू है वर्तमान में लेटेस्ट। हालांकि पटवारी के पेपर में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे थे, छोटा प्रश्न है लेकिन याद रखो। संघ देखो, संघ और संयुक्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यों के जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। हटाने की शक्ति है वो यहां पर दी गई है, स्वतंत्रता से मुक्त है और ये राज्यपाल के संबंध में बताया गया। तो स्टेट में राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल है। थोड़ा आरपीएससी को अच्छा पढ़ के जाना है, बार बार प्रश्न आ रहा है सर आरपीएससी के बारे में कितना पढ़े। पिछले 5-7 जो पेपर हुए उसमें मैंने जो डिटेल व्याख्या दी है कम से कम वही पढ़ लो, बहुत है, विद लेटेस्ट अपडेट डाटा। आगे आ जाओ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहां पर गलत है। आयोग के संबंध में एक आयोग का प्रश्न आएगा, मानवाधिकार आयोग के संबंध में, जिसके वर्तमान हेड है वो गंगाराम मूलचंदानी है। और अभी एक प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं, 1+2, तो अच्छा प्रश्न आया था है ना, तो ऐसा भी आता है कुल 3 सदस्य। ये प्रश्न जस्ट अभी पूछा गया था, 1+2 बराबर टोटल 3। ये राजस्थान पॉलिटी का प्रश्न है ना, ये अभी पूछा था 1.5-2 महीने पहले फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, कथन दे दिए गए थे। तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो मानवाधिकार जो आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वो 2000 में स्थापित होता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष सहित कुल 3 है, 1+2 तो टोटल हो गए 3। मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जो है अधिसूचना 99 में आई थी और 2000 से कार्यशील हुआ था। और स्वायत्त संस्था है ये, ठीक है, ये क्या है, एक स्वायत्त संस्था हो जाती है। स्वायत्त निकाय है जिसका तरीका अपने वित्तीय स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है, ये कहा गया है। अब कार्यकाल का आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, 3 साल या 70 साल, इनमें से जो भी आप पहले हो अपने लेवल पे देख लेना भाई। बात ये है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई। अब कांग्रेस सत्ता में आई उस समय पूछ रहा है कि 2018 में जब जो है 18 में कांग्रेस जब सत्ता में आई, अशोक जी सीएम बने थे, तो बोल रहे हैं कि आपके कौन थे, तो इसमें देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। तो थोड़ा सोचना पड़ सकता है ऐसे प्रश्न में, थोड़ा याद रखें। डीबी गुप्ता थे। राजस्थान के पहले कौन थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे राधाकृष्णन थे, अभी पटवारी के पेपर में पूछ लिया गया। 45वें वर्तमान कौन है, सुधांश पंत। तो सुधांश पंत। और इनसे पहले उषा शर्मा, पहली महिला पूछे तो क्या बताओगे, मुख्य सचिव। आया है प्रश्न अभी जस्ट 11वीं अनुसूची, प्रश्न 11वीं अनुसूची का पूछ रहा है कि 11वीं अनुसूची जो ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित है, ग्रामीण गांव के जो स्थानीय निकाय, उनमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और शहर वाले में कितने हैं, 18 विषय हैं। तो ये आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 जो ओ है वहां तक पंचायतों के प्रावधान है। और अभी बना है वित्त आयोग, 243 आई
और 243 वाई ग्रामीण और नगरीय, इसके लिए आपका जो वित्तायोग की बात कही गई है। और अभी बना है आपका कौन सा वित्तायोग, 7वां, किसकी अध्यक्षता में बना है? मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, रोजाना सुबह 10 बजे एक शॉर्ट वीडियो आता है मेरा, है ना। किसकी अध्यक्षता में बना है बताओ? ये अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका 11वीं अनुसूची याद रखना है। डिटेल व्याख्या है, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, व्याख्या आप आराम से पढ़ लेना, मैं मेन बात बता के आगे बढ़ूंगा वरना टाइम लग जाएगा। 1-1.5 घंटे का सेशन होगा। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन की बात करें 67, उसके बाद 10 साल का गैप लो, 77, 80 और फिर 12 साल का गैप। अब ये राष्ट्रपति शासन से सीधा सीधा प्रश्न आपके 7 तारीख को पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, अरुण चतुर्वेदी जी है 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरुण चतुर्वेदी, बोलो मेरे साथ साथ, अरुण चतुर्वेदी 7वां वित्त आयोग अभी गठित हुआ 2025 से 30 के लिए। अब राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है उसके संबंध में कहा गया है कि पहला अवसर जब आया है जब आपके देखो ये एक खतरनाक प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है कि वो पेपर था, आई थिंक प्रोफेसर का पेपर था, प्रोफेसर के पेपर में पूछ लिया था कि भाई दिन पूछ लिए 13 मार्च से 26 अप्रैल। अब यहाँ दिन काउंट करो, 17 दिन और 26 दिन, 17 और 26 लगभग काउंट करो। तो पहला जो राजस्थान के अंदर जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो कितने दिन के लिए लगा था, इस तरह से प्रश्न पूछा था। राज्यपाल संपूर्णानंद जो है, राज्यपाल संपूर्णानंद थे और उसके बाद साथ साथ सरदार हुकुम सिंह भी थे, वो भी चेंज हो गए थे। मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया के अवसर पर। और दूसरा हुआ था आपके 30 अप्रैल से 21 जून तक 77 के टाइम में, जब वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक 2 राज्यपाल थे, हरिदेव जोशी है यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। और 67, 77, उसके बाद तीसरा आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर पास करने का तरीका बता रहा हूं कि यहीं से प्रश्न बनेंगे। तीसरा अवसर जब आपके 17 फरवरी 80 से 5 जून 80 तक लगा था, रघुकुल तिलक और भैरव सिंह जी थे। अब यहां पर चौथा जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है 15 दिसंबर से आपका 15 दिसंबर 92, ये सबसे लंबा देखो, 15 दिसंबर 92 से 2 दिसंबर 93, 1 साल तक। और बाकी वाले में आप देखो ये फरवरी से जून 80 है, ये आपके अप्रैल से जून है, ये सेम ईयर है। लेकिन सबसे ज्यादा अवधि के लिए पूछा जाए तो ये चौथा जो है आपका जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, जिसमें कई सारे राज्यपाल चेंज हुए लेकिन मुख्यमंत्री आपके भैरव सिंह जी थे, यहां पर भी भैरव सिंह जी है, ठीक है, ये से याद रखना। तो ये ध्यान रखना, ये बाबरी मस्जिद वाली घटना थी उसके संबंध में। अभी सेंट्रल लेवल पे बात करें तो कुछ महीने पहले मणिपुर में भी लगा था, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में भी आता है। राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल सर्वाधिक काल कौन सा था, ये पूछा गया था प्रश्न। तो सर्वाधिक बेटा चौथा था, ठीक है, 92 वाला, बाबरी मस्जिद के टाइम में, बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था उस समय। क्वेश्चन नंबर आपके 18 पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान विधानसभा के लिए जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को पहले नंबर पर बढ़त मिली थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस ही थी। तो जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान मिले थे राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर पर आफ्टर कांग्रेस, वो था राम राज्य परिषद। तो राम राज्य परिषद की बात करें तो पहले समय जो विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान के अंदर 1952 से 1957, राजस्थान की पहली विधानसभा। बताओ राजस्थान की, हाँ जी, राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी 1952 से 57, उसमें विधानसभा स्पीकर कौन थे? कमेंट करो फटाफट, मैं देखो थारी तैयारी करी के कदल साल भर लगातार पढ़ता आ या गुरुजी डर लागे डर, बेटा साल पहला तैयारी स्टार्ट करो, पच डरनो नहीं पड़े। तो 1952 से 57 प्रथम विधानसभा 140 सीटों के लिए, और इसमें 20 विधानसभा क्षेत्र है वो द्विसदनीय थे। तो टोटल जो संख्या है वो कितनी हो गई थी? 160 हो गई थी, ये याद रखना है। इसमें आपके अलग अलग बंटवारा किया गया, मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। एक धारा सभा भी थी जो अजमेर मेरवाड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय वहां के जो है सीएम हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना है। पहली विधानसभा आपके सभी सदस्यों को राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने शपथ दिलाई थी, ये याद रख लेना, ठीक है, ओके। पहली बैठक भी लिखी गई है आपकी 29 मार्च 1952 को। कई सारे डाटा हैं जो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, चिंता मत करो, सेकंड ग्रेड तो यूं छुट्टियों में निकलवा दूंगा फर्स्ट पेपर, और एसएसटी की क्लास भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। लाल सिंह सक्तावत, बिल्कुल, पूजा, रमेश, दिनेश, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है तुम सभी के। गणेश वासुदेव मावलंकर हैं तो वो लोकसभा के, और यहाँ आपके लाल सिंह सक्तावत। राजस्थान हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की
राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का। अब देख करंट के हैं, तो करंट के अंदर क्या है कि कई सारी समितियों के प्रश्न है, और समितियों के प्रश्न है तो वो मैंने करंट की मेरी पीडीएफ में डाल दिया, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ये नीरज डांगी थे उस समय के, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। आगे देखो, 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की? उस समय का 13 था। अभी ऐसा कैसा नया प्रश्न पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखो तो उसको छोड़ना ही मत, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पिछली बार भी पूछे थे। मैंने वो थ्योरी वाली जो पीडीएफ 25 अगस्त को टेलीग्राम में डाली हुई, कमेंट करो किस किस को मिल गई, मिली नहीं क्या अभी तक? इतनी मेहनत की मैंने उसमें, जनवरी से अगस्त राजस्थान करंट, मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चला जाए, उसी में से प्रूफ दूंगा देखना। करंट अफेयर्स के 7 तारीख को रट लो, चाट लो, अभी तो 10 दिन पड़े हैं, रोज एक बार रिवीजन कर लो 1 घंटा सुबह अपने आप। कहते गुरुजी याद को नहीं, वे तो करंट अफेयर्स जनवरी अगस्त तक कैसे याद करें? पढ़ाई अपने आप होएगी, है ना। विद्या माता आवे, विद्या माता अपने आप आएगी, रोज पढ़ के छोड़ दिया करो, ये तरीका है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? अभी देखो तो 11,000 प्लस है डाटा, करंट अफेयर्स में मेरा सारा लिखा हुआ है। मिल गई सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 21वां क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपके 342 औसतन है हर जिले की। अब लेटेस्ट 41 का पूछेगा, 33 का पूछेगा तो ऑप्शन में लिखा रहेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। टोटल जो 11,300 समथिंग है उसमें भाग दे देना, अगर 33 का पूछे तो, और नहीं पूछे 33 तो 41 का पूछे तो 41 का भाग दे देना, औसतन आ जाएगी। ठीक है, भाग तो देना आता है ना, सिंपल तरीके से भाग देना है, कुछ नहीं करना है। 11,250 के अंदर भाग दे देना। मुख्यमंत्री कामधेनु, देखो एक योजना के प्रश्न, अच्छे प्रश्न याद कर लेना, करंट अफेयर्स की योजना के प्रश्न, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना के प्रश्न। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 है, उसके बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? पेपर अटेम्प्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि पेपर को थोड़ा ढंग से पढ़ा जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो उस समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे कथन इसमें सही थे, ये और कथन था वो गलत था। 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा थी उस समय। 23-24 के बजट में इसमें 750 करोड़ रुपए दिए गए। अब गुरुजी ये डाटा भी याद रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक प्रश्न में अगर नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है, और ये आपका पशुधन बीमा योजना के बारे में करंट के लेटेस्ट डाटा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पशुओं के संबंध में, मैंने उस किताब, उस सिर्फ 40 पेज की पीडीएफ है यार, वही नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़नी पड़ेगी तुम सभी को, तुम सबको मेरी कसम है। हाँ, अब तो पढ़नी पड़ेगी, कुछ तो मानते हो ना मुझे। तो रोज सुबह 1 घंटा करंट अफेयर्स 4-5 दिन के लिए पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग क्या लिखा हुआ है अपने आप याद होगा। प्रिंट आउट निकला के ले आओ, आगे पीछे क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, थ्योरी पढ़नी जरूर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपसे 23 पूछा जा रहा है कि 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन और नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता जो गौरव सम्मान समारोह, कोई भी समारोह है उसका प्रश्न अच्छा करके जाना मेरी उस पीडीएफ में से। तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार, उस समय ये जैम एक्सीलेंस दिया गया था, तो अवार्ड है और समारोह है, उस पीडीएफ में अच्छे से पढ़ना। अब कई सारे ऐसे समझदार आएंगे बच्चे, हाँ बच्चा कह रहा है कि उस कोचिंग फला कोचिंग से कोर्स लिए थे। अब भाई देखो तुम लोग, ऐसा होता है, कई बार होता है, कोचिंग के 10 तरह के हथकंडे अपनाई थी। एक बार ईट के अंदर भी एक कांड हुआ था, है ना, जब ये कोचिंग में नाम तो नहीं लेना चाहता, बवाड़ हो जाएगा, खुद ही पेपर लीक करवाया और अपने टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस देते गए, 4-5 पेपर में सारे क्वेश्चन दे दिए, और बाद में लोगों ने कहा कि सिलेक्शन तो वहीं से होते हैं। हाँ, कोचिंग ने पैसे छाप लिए। आज भी कहते हैं शिक्षक भर्तियों के लिए कौन सी कोचिंग, कि सर वो कोचिंग, सलाम है भाई, ठीक है, समझ जाओ, समझदार को इशारा ही काफ़ी। आज वो दौर चला गया, आज पेपर लीक करने वाले जेलों में मिलते हैं। तो अपने पैसे बर्बाद ना करें। आप जो भी पीड़ित हैं, बच्चे कह रहे हैं कि, तो प्लीज़ थोड़ा सावधानी से कोचिंग का चयन करें, ठीक है। अभी एक बार पेपर दे लो, उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर। जो आपका योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, समझ गया तो फिर ठीक है। अरे मैं जानता हूँ इन कोचिंग्स की औकात,
ठीक है ना, रहना तो मेरा भी मुंह खुल जाएगा, ज़्यादा बवाड़ हो जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि हम कोई 10-15 हज़ार बच्चों को नहीं पढ़ाते, लाखों में पढ़ाते हैं। और मेरे द्वारा बोला गया कोई शब्द फिर बाद में बवाड़ हो, परीक्षा का टाइम है, डिस्टर्बेंस मैं भी नहीं चाहता। किसी और दिन बात करेंगे। खैर छोड़िए, आगे बात करते हैं। वो तो तुम्हारा कमेंट पे कभी नज़र चली जाती है, इसलिए मुंह से निकल जाता है, हकीकत में खेल कुछ और ही होता है। गलत कथन कौन सा है? देखो एक योजना जरूर पूछी जाए सी, है ना, एक दो मतलब सीधी पशुओं से संबंधित, मनुष्य मानव से संबंधित होगी, बहुत सारी चीजें हैं, याद रख लेना इनके बारे में। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उस समय की थी और अभी लेटेस्ट जो चल रही है, यह प्रश्न उस समय डिलीट हुआ था क्योंकि डाटा में कुछ मिसमैच था, इस वजह से ये प्रश्न है वो आपका डिलीट हुआ था। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लेटेस्ट में, आप तो याद रखना। चिरंजीवी जो योजना है वो, जिसे अब मुख्यमंत्री, देखो अब ये याद रखना कि 2025 के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से जाना जाता है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, नाम परिवर्तन कर दिया गया है, ध्यान रखना, नाम चेंज हो चुका है। राजस्थान के निवासियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए 1 मई 2021 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना, 21 में स्टार्ट हुई थी। 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है, 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है। और सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होना, सर्जरी, सब जांचें वगैरह कवर है। तो ये अभी नाम चेंज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है ना, नया प्रश्न इसमें से बन सकता है, वापस से बन सकता है, ध्यान रख लेना। एक प्रश्न आपके स्पोर्ट्स पर्सन से जरूर आएगा, और जो मेरी पीडीएफ तुम लोग पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो तुम, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे से करके जाना। तो ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता भाग में लेने वाली राजस्थान की हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? कप्तान के बारे में प्रश्न उस समय का पूछा, उस समय की खुशी नागदा थी। हम कई बच्चे ऐसे आएंगे, कमेंट करेंगे, गुरुजी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो चेंज करते, 3 साल पहले के करंट क्यों लाए? अगर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चेंज कर देता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है, स्पोर्ट्स पर्सन में कैसा पूछ रही है, योजना में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। बाकी मैंने 500 प्रश्न ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा दिए हैं, अब मुझे करंट के क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, थ्योरी दे दी पूरी, ये तो वो लेवल दिखाने के लिए लाया हूँ। मुझे पता है कमेंट बार बार आते हैं, इसलिए आप कई बार बोलते हो कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, तो स्टूडेंट बिना मोटिवेशन से कैसे पढ़ेगा? इस मनोज को मोटिवेशन वाली क्लास में भेज दो, जा बेटा, मोटिवेशन कई सारे वीडियो आए हुए हैं, जाके मोटिवेशन देख, पूरी रात मोटिवेशन देखना और सुबह उठ के पेपर देने जाना। कितने प्रश्न तुम्हारे पेपर में मिले वापस आके मुझे कहना। धन्य है बालक, जब पढ़ा हुआ होता है ना, अपने आप झक मार के मोटिवेशन आता है, ठीक है? और पढ़े ही नहीं करोगे, मोटिवेशन सुनते रहोगे तो कैसे होगा ये बताओ? ऐसे कमेंट ना करो बेटा। अंदर से सोचता हूँ कई बार कि यार बच्चा किस ओर जा रहा है। हाँ ये याद हो जाएंगे बेटा, अभी तो खूब टाइम पड़ा है, 10 दिन पड़े हैं, आराम से कर लोगे। मोटिवेशन से होता सिलेक्शन, तो मैं अभी सारी मोटिवेशन की क्लास लगाता फिर, है? आगे देखो, अब देखो आरपीएससी जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ट्रिक भी बड़ी काम करती है। लास्ट ईयर का ही पेपर है ना, जून में आपका जर्मनी में आयोजित जो आपकी आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में आपका 3.8 किलोमीटर तैर करके और 180 किलोमीटर साइकिल चला करके और 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ करके अच्छा प्रदर्शन किया था। ये जो शिवानी है और शिवांगी है, आरपीएससी क्या है कि मिलते जुलते ऑप्शन देती है हमेशा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो वन लाइनर जो क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे सही हो जाएंगे, सीधे सीधे सही हो जाएंगे। तो उसमें शिवांगी शारदा थी। एग्जाम में पढ़ा हुआ क्लिक करेगा कि आप पढ़ के गए हो। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल टीम है वो ताइक्वांडो प्रीमियर लीग को पहले चैंपियन, ताइक्वांडो प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बनी थी, तो दिल्ली वॉरियर्स। तो प्रीमियर लीग आज के टाइम में क्या है कि नए नए खेल बहुत आ गए हैं, है ना, तो न्यू गेम्स बहुत हो गए, उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो कैसा है, चाहे कबड्डी लीग है, चाहे आपकी बैडमिंटन की लीग है, अनेक क्रिकेट की लीग है, और भी बहुत सारी लीग है। तो उस समय का ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान सरकार द्वारा, यहां पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप, अब महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी ये पूछा है। अब कई सारी योजनाओं का एक बार क्या होता है कि एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है,
है ना। अब उसमें से सीधा पूछ ले कि इससे संबंधित कौन सी योजना नहीं है बताओ। तो महंगाई राहत कैंप उस समय लगाए गए थे, तो उस समय से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो उसमें मुख्यमंत्री युवा संबल है, वो अपने आप में एक अलग योजना है जिसमें बेरोजगारों को 4,000 रुपये लड़कों को पैसे दिए जाते हैं न, जो आपके 4,500 लड़कियों को, और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर को दिए जाते हैं, तो वो अलग योजना है। अन्नपूर्णा, सिलेंडर और कामधेनु उसमें शामिल थी। ठीक है। विदेश व्यापार के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। विदेश व्यापार मैं करा दूं। विदेश व्यापार, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्री, इसके लेटेस्ट डाटा मैं करवा दूंगा। ठीक है। 1 आधे घंटे का काम है वो, तुम लोगों को कुछ ही घंटे के अंदर सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब वो तुम एग्जाम से पहले मैं इसलिए करवाता हूं ताकि याद रहे तुरंत, नहीं तो भूल जाते हो। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। सीमावर्ती सागर है, महासागर है। बेरिंग है वो प्रशांत महासागर में है, आपको पता, अमेरिका और इधर रशिया के बीच बेरिंग सागर। बाल्टिक सागर है अटलांटिक महासागर में। लाल सागर है वो आपके हिंद महासागर में। ओकोटस सागर है वो प्रशांत में है, अटलांटिक में नहीं है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओकोटस्क है वो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग का समुद्र है। किस क्षेत्र में अत्यंत शांत रहती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है? शांत स्थिति वहां रहेगी जहां पर है वो आपके, जैसे ये पृथ्वी का ग्लोब है, यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है, इसके जो 10 डिग्री उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर पड़ती है भयंकर प्रचंड गर्मी। और जहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है, जहां गर्मी भयंकर हो, वहां पर है वो आपके दाब होता है, क्या होता है, कम, लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर हो गया तो अपने आप शांत क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, ये क्षेत्र है वो शांत क्षेत्र कहलाता है आपका। 30 में 1 ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है, 30 में 1 नंबर। अगला देखो, इसमें क्या होता है, यहां पर सीधी किरणें पड़ती है, उच्च तापमान रहता है और दाब है वो कम होता है। ताप ज्यादा तो दाब क्या हो रहेगा, कम है। ये ऑपोजिट रिलेशन होता है तापमान और एयर प्रेशर के बीच में। मानसून को भी इसी से समझाया था, ये ठीक है। हाँ जी, जीके का भी और पेपर करूंगा, चिंता मत करो। विश्व ओजोन दिवस है, हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे है वो आपकी कई पर्यावरणीय समस्याएं आपके सिलेबस में दे रखा है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीजें लिख के ला रहा हूं। मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आ रहा है। तुम्हारे एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले मैं इकोनॉमिक्स, विदेश व्यापार, इन सब के अंदर इकोनॉमिक्स, जो विदेश व्यापार, उद्योग वगैरह, वो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है या विदेश नीति वाले जो पार्ट है, उसमें सीधे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं, मैं 1 लाइनर ऐसी चीज़ें तैयार करना चाहता हूँ जो पेपर में आ जाए। ठीक है, तो तुम कहोगे गुरुजी आपने तो 1 दिन पहले ही कराया, पेपर में आ गया। वो याद रहे इसलिए करवाता हूँ, बाकी साल भर पहले करवा फिर याद नहीं रहता आपको। तो ये ओजोन दिवस है, इसकी शुरुआत 1994 में। 32वां क्वेश्चन, पिछले पेपर को देखते हुए कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसा प्रश्न आएगा। क्या पूछेंगे, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम। यहां पर आपसे जो है, जो विश्व भूगोल है, जिसमें महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप भी है, तो वो प्रश्न भी आएगा, देशों वाला भी है। तो अब इस दिए गए में से पहले बांग्लादेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना। यहां पूछा गया है कि उनकी अवरोही क्रम, मतलब ज्यादा से कम की ओर। बांग्लादेश आप सबको पता है नदी के मुहाने पर स्थित है, आपकी इधर ब्रह्मपुत्र भी है, इधर आपकी गंगा नदी भी है, तो यहाँ खूब जनसंख्या होती है। तो सीधे पहले नंबर पे आएगा आपका बांग्लादेश है, उसके बाद में जापान आएगा, उसके बाद मिस्र आएगा, फिर यूनाइटेड किंगडम आएगा। तो 32 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा 2। 32 के अंदर आंसर 2 हो जाएगा। विश्व के शीर्ष देश वगैरह ये भी याद रखना है, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये जनसंख्या के हिसाब से टॉप देश है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 33वां है, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड के अंदर एंजिल पुनेरा के साथ में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग के अंदर, और महिला खिलाड़ी है तो और अच्छे से याद करना, ये जंगजीत काजला उससे संबंधित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? अब देखो ये क्या है कि हिमालय की जब हम बात करते हैं ना, सीधी सी बात है, ये तो है
और नंगो है। नंगा मतलब मारवाड़ी में क्या हो कि नहीं क्या हो, नागो है, बदमाश है। और बदमाश कौन है? गुरुजी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान नंगा है। वैसे भी भुखमरी से पीड़ित भी है, वो नंगा भी है, और बेईमान है, नंगा भी है। और इधर है नामचा बरवा, जो आपका सबसे पूर्वी भाग है। तो इधर हो गया आपका नामचा बरवा, तो नामचा इधर हो गया और नंगा उधर हो गया। सबसे पश्चिमी हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है, 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। अब पश्चिम ये तो पूर्व में है, सॉरी है ना, ये पूर्व वाला भाग है, ये पश्चिम वाला भाग है। अब पूर्व और पश्चिम कह रहा है कि सबसे पश्चिम की ओर कौन सी है। तो देखो गौरी शंकर, मकालू, नामचा बरवा है, धौलागिरी। नामचा बरवा तो आ जाएगी आपके सबसे पूर्व में है, कह रहा है सबसे पश्चिम की ओर। तो आगे बढ़ोगे तो ये तो प्रश्न थोड़ा सोचने का है, तब इसमें आप आगे जाओगे तो जो आपके जो ऑप्शन निकल करके आया क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है कि धौलागिरी है ना, धौलागिरी। तो ये आंसर इसमें डी आ जाएगा। ऐसे प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर सीधा सा आ जाता सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, तब तो आप बता देते। लेकिन यहां पर नामचा बरवा, फिर बाद में मकालू, गौरी शंकर और धौलागिरी ऐसे चले। ठीक है, तो आपका कई इनका जो अच्छे से वर्गीकरण किया गया है। नामचा बरवा 7782 है। धौलागिरी की बात करें तो ये नेपाल के अंदर स्थित है। पूर्णा, गिरना, पंजारा ये किस नदी की शाखाएं हैं? इंडिया की ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर जो है अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम में नदियों की सहायक नदियां दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है आपकी सहायक नदियों में ताप्ती और भ्रंश घाटी वाली दोनों नदियां हैं वो पूछी जाती है कि भाई आपके भ्रंश घाटी में विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो बहती है वो आपके नर्मदा और ताप्ती है। अब ब्राह्मणी नदी है, ब्रह्मणी नदी, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कावेरी नदी का भी दिया गया है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों से होकर बहती है, और दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। हालांकि बूढ़ी गंगा है वो आपकी गोदावरी है, दक्षिण की गंगा। नर्मदा है वो आपका, नर्मदा के बारे में पूछा गया है। नर्मदा की जो सहायक नदियां है इस बार आपसे पूछ सकते हैं कि बुरहनेर है, हालोन है, हेरन है, बंजर है, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, कोलार, गंजाल, बेदा, गोई और ओरसान। पिछली बार ताप्ती की पूछ ली, तो इस बार नर्मदा की याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन करने से काम बन जाएगा? राजेंद्र चौधरी। तो मेरे भाई राजेंद्र, राजस्थान जीके बढ़िया करना, करंट बढ़िया करना, साइकोलॉजी में आवे जो कर लेना। इंडिया में रिस्क तुम्हें जहां आए वहीं पे जाना, बाकी जगह रिस्क नहीं लेनी। आई बात समझ में ना? तो 50 क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित है, 20 क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी का है, 70 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो, बाकी वाले में थोड़ा बच के। अगला प्रश्न, ताप्ती है तो ताप्ती के सहायक पूर्णा, गिरना, पंजारा, अरुणावती और वागूर है। अब कहां से उद्गम होता है? बैतूल जिले की सतपुड़ा पर्वतमाला की मुल्ताई पहाड़ी से निकल करके ये आपके अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती दोनों गिरती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलो। ये तुम लोग डिटेल में पढ़ लेना है, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे कि सर मैं तो पढ़ चुका हूं। पर पिछला जो पेपर है आरपीएससी का, मैं वो आईना दिखा रहा हूं आपको कि ऐसा ही पेपर आएगा, देख लेना आप। तेंदु है, पलास है, बेल है और खैर है, ये शुष्क पर्णपाती जो है वृक्ष के उदाहरण है। इनके आद्र पर्णपाती में सर कौन से आते हैं? देखो आद्र में तो आपका साल, शीशम, महुआ, अर्जुन आता है। शुष्क में आपका तेंदुपलास आ जाता है। उष्ण कटिबंधीय कांटों वालों में खेजड़ी, बबूल, सब जानो, बावड़िया वगैरह। ठीक है, और पर्वतीय वनों में अभी पटवारी के पेपर में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था सर? ये पूछा था कि जो आपका पर्वतीय है या जो अल्पाइन वनस्पति जिसको कहते हैं अल्पाइन वनस्पति, जो पहाड़ों में ऊंचाई पे पाया जाती है, उसमें जो ऑप्शन आया था वो आया था पाइन, देवदार, चीड़, देवदारू, बर्च, ये सब पर्वतीय वनस्पति के उदाहरण। अभी पटवारी में पूछा था, तो ध्यान को नहीं, एक एक पेपर देखो को नहीं गई, पूछा था कि नहीं पूछा था ये बताओ। तो छोटी कॉमन चीजें हैं, हालांकि वो तो एक सरल प्रश्न था कि ये कहाँ पाई जाती है। पाइन है, चीड़ है, स्प्रूस है, देवदार है, पहाड़ों में पाई जाती है। पढ़ाई से जिसको प्यार है ना वो आराम से सिलेक्शन लेके जाएगा, और जिसको सिर्फ प्यार है कई चीजों से हो सकता है, कई चीजों से हो सकता है ना, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं, उससे अलावा और भी कई कुछ हो सकता है।
टाइम वेस्ट करता रहता है, करती रहती है हत्या में और भी बातों में, तो वो फिर नुकसानदायक है। पढ़ाई जो करता है ना सुबह शाम, वो आराम से पेपर निकाल लेगा। इडुक्की नदी की बात करें, इडुक्की परियोजना आपके केरल की परियोजना है। इडुक्की परियोजना केरल की है और ये पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर है। पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। और इस नदी पर इडुक्की और एक आपका चेरुथोनी, चेरुथोनी भी है और कुलिमाऊ भी है। देखो मैं मेरे घर से पेपर नहीं लाया हूं, ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये पेपर आरपीएससी ने बनाए हैं। तीसरा पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं 2022-23 का, चौथा 2 दिन बाद में करूंगा, पांचवा भी करूंगा 31 तारीख से पहले पहले। ये 500 प्रश्न व्याख्या के साथ अगर कोई मेरे भाई बहन पढ़ के चले जाते हैं और मेरी हिस्ट्री कल्चर की और ज्योग्राफी की पीडीएफ और करंट पढ़ के चले जाते हैं, बेड़ा पार है। इडुक्की है वो आपका एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मेहराबदार बांध है, जो डिजाइन वाला। क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है, देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित है, ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है। जो कैगा है वो कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार यहां सुमेलित नहीं है जो गुजरात के अंदर है। खाकरा, काकरा गुजराती खाना है, आप सबको पता है गुजराती खाना में खाकरा चलता है कि नहीं चलता है? तो खाकरा काकरा कटे गुजरात में। और कलपक्कम है तमिलनाडु, ये सुर्खियों में बहुत रहता है, कलपक्कम तमिलनाडु कर लेना। काकरापार गुजरात का हो गया, काकरापार गुजरात था। और कैगा है वो आपका कर्नाटक के अंदर है, जो इसके बारे में भी डाटा आप पढ़ लेना। नरोरा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। नरोरा याद करना कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कलपक्कम पूछे तो ये आपका जो है इसमें तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना तमिलनाडु में कलपक्कम है, रसिया के सहयोग से। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़ा? कोई नहीं, लास्ट में पढ़ा जाता है। पर प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है तुम सभी भाई बहनों से कि टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ और वो पीडीएफ पढ़ लेना और 12 घंटे की हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी पढ़ लेना। या 500 प्रश्न है पिछले 5 पेपर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। तुम्हारे पिछले काफी महीनों के जो नोट्स हैं, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखना और ये बहुत हेल्प करेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि तुम थोड़ा सुधरो कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा की मैं पूरी छोटी छोटी क्लास लगाऊंगा। अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश है वो आपके शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे भारत के लिए? इंडिया के लिए जो एक्सपोर्ट, यानी हमारे यहां से जिन्होंने माल मंगवाया है, एक्सपोर्ट के गंतव्य कौन से स्थान रहे थे? तो उस समय के हैं यूएसए है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है और नीदरलैंड है। तो एक चीज बताएं कि इकोनॉमिक्स के अंदर 4 सेक्टर आपके दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री है एंड फॉरेन ट्रेड है। इनके मैं कुछ डाटा आपको कराऊंगा तो सीधा सीधा प्रश्न आता है इसमें से। अमेरिका पहले नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि थियोडोर लेविट ने आपका वैश्वीकरण शब्द दिया था। थियोडोर लेविट ने, याद कर लेना, 1983 में बाजारों का वैश्वीकरण, एक लेख लिखा था बाजारों का वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिएगा। अब ऐसे प्रश्न जब भी आए तो थोड़ा सावधान रहना। कह रहा है कि यहां पर दोनों ही कथन सही है या दोनों ही गलत है या सिर्फ एक सही है, बी सही है, ऐसा कह रहा है। तो जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क। कई बार क्या होता है, आरपीएससी या तो डाटा के साथ छेड़छाड़ करेगी और डाटा अगर सही है ना तो एक देगा ऑप्शन में केवल और एक देगा ऑप्शन में सभी। ये होते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ये आरपीएससी तो अभी 10 साल बाद में सीखी है, पहले ऐसे यूपीएससी करती थी। तो कथन एक इसमें सही है, दूसरा वाला गलत है ना। अभी आरपीएससी 2-4 साल ऐसे ही खेल खेलेगी, तब तक मैं सारा पेपर डिकोड कर दूंगा, चिंता ही मत करो। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2019 के लिए जो आपका तैयार की गई जो कारोबार सुगमता यानी ईओडीबी रैंकिंग में भारत विश्व में कौन से नंबर पर आता रहा? जो कारोबार सुगमता की है, जो आपकी हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रिपोर्ट आपको याद रखनी है, पिछली वाली हालांकि 63वीं अभी आपको रटनी नहीं है, अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और इसके लिए मैं पूरी क्लास तैयार कर रहा हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, मैं सारे डाटा एक साथ लिख के लाऊंगा, सिर्फ 1-1.5 घंटे आ जाना तुम लोग, और उस एक क्लास से कई सारे क्वेश्चन मिला दूंगा जो लेटेस्ट अपडेट है वो। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में है आपका पहला नंबर है, विश्व में आपका दूध उत्पादन की दृष्टि से पहला नंबर हो जाता है, ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। लेटेस्ट का डाटा बाद में। क्वेश्चन नंबर जो 44 है यहां पर देखिएगा, अंकटाड की जो 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फॉरेन डायरेक्ट जो विनियोग जो प्राप्त हुआ उसमें छोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? टॉप 20 देशों में उस समय भारत का स्थान 7वां रहा था, और इसको हम नेशनल करंट अफेयर्स में भी देखते हैं, ठीक है। और ये हम व्यापार के संदर्भ में अलग से जो इकोनॉमी वाला टॉपिक है इंडियन, वहां से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, देखो ये अधिनियम है ना, अधिनियम का लफड़ा रहता है बच्चों के कई बार। 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम आपके सिलेबस में है, तो कहो तो तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स की एक साथ जो ऐसी क्लास करूं उसमें सारे कर दूं तो जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके अपने इस चैनल को। आज 6 लाख होने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 6 लाख, ये अभी तो 1 मिलियन होंगे अगले 2-3 महीने के अंदर, तो एक साल के अंदर 10 लाख बच्चे जुड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, है ना, ये तो सब तुम लोगों का प्यार है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की, देखो कह रहा है कि भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, तो ये 1935 का अधिनियम है। कोई भाई बहन अगर अभी क्लास देख रहा है और मैं उसको कहूं कि प्रश्न इसमें से आना पड़ेगा, आरपीएससी के पेपर में छप गया है, मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया है, ठीक है, और 1919 और 1935 का अधिनियम मतलब क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, है ना, तो ध्यान रखो 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार से 1935 का जो अधिनियम है उसके प्रावधान सीधे ही रट लो ना। आजो 5 मिनट में अभी करा देता हूं, 2 मिनट जुड़ जाओ मेरे साथ में कि 1935 के अंदर क्या हुआ था कि प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन है ना, दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत लागू किया गया था, जिसे 1935 में खत्म करके सेंट्रल लेवल पर दोहरे शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इज दैट क्लियर? ओ याद रखना ना, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को परिभाषित किया गया। संघीय विधानमंडल, एक संघीय विधानमंडल की स्थापना भी की गई जिसके 2 सदन थे, राज्य परिषद और संघीय सभा। अब तुमसे पूछ लेंगे कि उसके जो नाम थे वो राज्य परिषद और संघ की सभा, राज्यों की परिषद और संघ की सभा। अब वहां पर कोई दूसरा नाम लिख देंगे पेपर में, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, संघीय न्यायालय। अब अधिकांश जितने भी प्रावधान है वो देश की हम बात करें आजादी के बाद में हमारे संविधान में लगभग 75% 1935 के अधिनियम के प्रावधान ही शामिल किए गए। तो एक न्यायालय की स्थापना भी इसमें की गई, लोक सेवा आयोग की बात भी इसमें कही गई थी, भारतीय रेलवे की बात कही गई थी, रिजर्व बैंक की बात कही गई थी, और 1861 का जो अधिनियम है वो पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है उसमें, और इसको पढ़ना, विधायी परिषदों की स्थापना, भारतीयों को शामिल करना, अध्यादेश जारी करना, ये सब 1861 के, क्योंकि ऑप्शन में था इसलिए, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया वगैरह ये सब इसमें थे। 1909 का अधिनियम यहां पर है वो मॉडल कहलाता है, और इसमें निर्वाचक मंडल विशेष रूप से सांप्रदायिकता यानी मुसलमानों के लिए विशेष निर्वाचक मंडल की बात कही थी। 1909 मॉडल मिंटो और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1935 वाला मैंने पूरा बता दिया आपको, भारत शासन अधिनियम। देखो लिमिटेड पढ़ के जाओ, अभी सिलेक्शन ले लोगे, रिवीजन थोड़ा सा कर रहे हो, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो पिछले पेपर में पूछी गई थी, ऐसी क्लासेस तो देखनी चाहिए। भारतीय संविधान का जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, आप 10 मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1976, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सब आपको पता है। लेकिन जो आपका जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेजा जाए, ये आपके याद रखना है। मूल संविधान के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, हालांकि स्वर्ण सिंह ने तो 8 ही बताए थे,
और बाद में 10 को शामिल किया गया था। ये कई बार डाटा भी पूछ लिया जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने कहे थे। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा माना? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये निःशुल्क शिक्षा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है कि जीवन में आता है कि संस्कृति? देखो, निःशुल्क शिक्षा की बात करिए, मूल अधिकार से सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा आपको। निःशुल्क शिक्षा जो है 19 से लेकर के जो 21, 19-20, 21-22 स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें जीवन का अधिकार। अब पटवारी के पेपर में तो सीधा सीधा पूछ लिया कि जो आपका जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो आर्टिकल 21 है, उसमें आपका जीवन का अधिकार है। ये पटवारी के पेपर में अभी पूछा गया था 17 अगस्त को, सीधा सा पूछ लिया। तो 21A है जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, वो 21A के अंदर आता है। उसमें कहा गया था कि ये आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो मूल अधिकार में भी ये शामिल है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी है ये, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। देखो, विभाजन के बाद में पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा की स्थापना की गई। लखनऊ के लाडे के लिए अलग से संविधान सभा की स्थापना की गई विभाजन के बाद में। कुछ प्रांत के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की जो सदस्यता कम हो गई और ये आपकी कितनी हो गई? 299 हो गई थी। इसके तहत 48 के अंदर हो जाएगा, 299 रही थी। मूल रूप से सदस्यों की संख्या है वो आपके कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 292 है वो प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 है वो रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 है वो आपके केंद्रीय जो प्रांत है उनकी बात कर रहे हैं हम। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 केंद्रीय प्रांत कौन से थे? कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आप 4 सदस्यों की बात करते हो, 4 93 और 292, तो टोटल 389 सबसे पहले थे। और बाद में आपकी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान सदस्य चले गए कई सारे, तो इस वजह से जो हमारे भारत के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? यह प्रश्न डिलीट हुआ था, ठीक है, यह प्रश्न डिलीट हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भाई 19 को 35 का तो मैंने पढ़ा दिया, पीछे स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया। अब आपसे पूछा जाएगा 1919 का अधिनियम, हालांकि सीधी सीधी चीजें हैं, पिछले पेपर में पूछी है। अभी तो मैं 2-3 पेपर और कराऊंगा, उसमें भी 1919 हर पेपर में आएगा, तो 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। 6 नंबर पक्के कर लो इसी पीडीएफ को पढ़ के। ये अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहलाता है ने। केंद्र में आपके द्विसदनीय, देखो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। इसमें 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। और प्रांतों में जो द्वैध शासन यहीं से स्टार्ट हुआ था। यह आपका 1935 की बात है, ये आपके 1935 की बात है, 19 की नहीं। विधानसभा में अधिकतम 145 सदस्य थे, जबकि राज्य परिषद में आपके 60 सदस्य थे। तो प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन है वो 1919 में स्टार्ट हुआ था, केंद्र में आपका 1935 में स्टार्ट हुआ था। सदस्यों की संख्या में आपका 145 और 60 है। विधानसभा में 104 निर्वाचित और मनोनीत 41 थे। तो ये आपको याद रखना है, 145 में से जो आपका 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है? ये डीपीएसपी के तहत जो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग जो 4 के अंदर आपका जो अनुच्छेद जो हम बात करें तो आपका 51, अनुच्छेद 48 है जो वो भी पर्यावरण वगैरह से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं इनमें। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, देशों के बीच संबंध, सम्मान, इनकी बात करता है नीति निर्देशक तत्व 51, 50, 51, ऐसे याद करो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 51, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति जी के पास में है। भारत का संविधान 244(1), इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 244(1), ये आपको याद रखना है कि जिसमें किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इस बार अनुच्छेद याद करना राष्ट्रपति की जगह, और ऐसा करने के लिए उन्हें राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करना पड़ेगा।
52 के अंदर देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लिए हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व है वो आपका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ते हो ना, तो ये 75(3) के अंदर है। 75(1) कहता है मंत्रियों की नियुक्ति, 75(2) कहता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, और 75(5) है वो मंत्री की पद की शपथ नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। 75(5) के अंदर मंत्रियों के क्या है, वेतन और भत्ते हैं, ये याद रखना। और 75(4) यहाँ ऑप्शन में था नहीं, 1 2 3 4, मैंने चौथा यहाँ लिखा है मंत्रियों की पद की शपथ। शपथ वेतन भत्ते 4 5 में है, और 1 2 3 में है, 1 में नियुक्ति, 2 में जिम्मेदारी, 3 में उत्तरदायित्व। 75 1 2 3 4 5 चारों ही बता दिए। इसमें से नया प्रश्न बने तो गलती मत कर देना, याद हो जाएगा ना, देख लेना बस 2-4 बार, क्योंकि पिछले पेपर है भाई, रिस्क मत लेना, आराम से क्वेश्चन आएंगे। यहां देखिएगा कौन सा विकल्प यहां पर सही नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में है, और प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(1) के अंदर नहीं है, ये कथन गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है वो गांधी जी के दर्शन से संबंधित है, जहां पर पंचायतों के जो है विकास की बात कही जा रही है। तो 53 के अंदर सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाता है। तो यहां 42(a) की बात थी, 42(a) में काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान है, महिलाओं के लिए बात कही गई है। 43(a) में श्रमिकों की भागीदारी है, 43(a) में श्रमिकों की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 है, आजादी से पहले दिल्ली में जो एशियाई संबंध सम्मेलन है वो आपका एशियाई संबंध सम्मेलन, ये भारत की विदेश नीति और नेहरू जी के समय की नीति वगैरह, ये आपका इंडिया पॉलिटी के अंदर एक लास्ट में पार्ट दिया हुआ है। संविधान भी है, भारतीय राज्य व्यवस्था भी है और विदेश नीति भी है। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके के अंदर सिलेबस याद है टिप पे, मुझे तो आपका पेपर है लेकिन सिलेबस मुझे याद है। आप लोगों को याद है या नहीं ये बताओ पहले। तो पहली शर्त है कि सिलेबस याद होना चाहिए। तो 23 मार्च 1947 को एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो आपके 23 मार्च से 2 अप्रैल तक चला था। इसमें आपके विश्व मामलों परिषद ने इसका जो आयोजन किया था, नेहरू ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और सरोजनी नायडू ने भी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उद्देश्य यह था कि एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक, बौद्धिक और सामाजिक आदान प्रदान करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना, अब ये तो 1943 में स्थापित हुई थी, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना। तो कई सारे हमारी विदेश नीति से प्रश्न भी है जो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, अच्छे प्रश्न है। 1943 विश्व मामलों 1943 में स्थापित भारत का पहला स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों का थिंक टैंक था। सर थिंक टैंक क्या होता है? ऐसी संस्था जो आपको आइडियाज देवे नए नए, जैसे वर्तमान में आपकी है नीति आयोग, तो ये भी एक थिंक टैंक था जो उस समय स्थापित हुआ था। एक गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन है। जैसे अपन नीति आयोग की बात करते हैं वैसे इस तरीके से। तो इसका 2001 में इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया, मुख्यालय दिल्ली में ही रखा गया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है उसको देखिएगा। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? सैमुअल पी हंटिंगटन। तो विदेश नीति के अंतर्गत शीत युद्ध के बाद में सभ्यताओं के टकराव की बात कही गई है। शीत युद्ध के बाद 1990s के बाद की, आज से 30 साल पहले की बात है। सैमुअल हंटिंगटन ने सभ्यता टकराव शब्द दिया था। तो 1993 में उन्होंने एक लेख लिखा था और उसमें इस शब्द का इस्तेमाल कहा था। परंपरागत सेना हारती है यदि वह नहीं जीतती है, गुरिल्ला जीतता है यदि वह हारता नहीं है। तो ये हेनरी किसिंगर का कथन था। अगला क्वेश्चन, रिसर्च के साथ व्याख्या लिखी गई यूं हवा में नहीं है। यहां देखिएगा, बड़ी रिसर्च लगी तब जाके व्याख्याएं तैयार होती है, बहुत सारी मेहनत लगती है। देखो यहां पर राजनीतिक दलों के बारे में बताया गया है कि AIDMK है, BJD है और INLD है, आपका SP, ये आपका यहां पर AIADMK। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 57 है, A के सामने हो जाएगा 2, A के सामने हो जाएगा आपका 2 1972, और B के सामने हो जाएगा BJD, बीजू जनता दल, ये हो गया आपका 1997, और C यानी कि INLD ये हो गया 1999, और लास्ट वाला
समाजवादी पार्टी 1992। तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही है। निम्नलिखित में से, हाँ जी, अगला देखिएगा, कुछ प्रश्न कठिन आएंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको छोड़ के आना है, 5वां गोला भर के आना है। 100 में से 80, 85, 80, 85 अपनी क्षमता के अनुसार ओबीसी जनरल वाले बच्चे, विशेष रूप से बॉयज, लखनऊ के लाडे, वो अपना अच्छे से परफॉर्म करें। गर्ल्स हैं तो वो 2-4 क्वेश्चन और कम कर सकती है। अदर कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी वाले हैं तो वो तो 75, 70 के आसपास, 75 के आसपास, 70 के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर का लेवल यही रहेगा कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, वो आपको थोड़ा सा सेफ चलना पड़ेगा। जनरल वालों की उनकी थोड़ी ज़्यादा रहती है कट ऑफ, तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे दोनों पेपर के अंदर, ठीक है। 500 में से ज़्यादा स्कोर करना है ना आपको। हाँ, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? सभी को एक जैसे अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना आ रहा है उस हिसाब से। एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रखना, ऐसा नहीं कि सर मैं 90 अटेम्प्ट करके बढ़िया स्कोर कर लूँगा, नहीं, आप 80 अटेम्प्ट करके और उसमें आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी, 10-15 गलत हो गए तो चलेगा। और एक बच्चा जो 90 अटेम्प्ट करके आया, 30-35 गलत करके आ गया, वो पीछे रहेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये सी ऑप्शन इसमें यहाँ पर जो है सही नहीं है। मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, मैंने सर को बोल दिया है, 300 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड सिलेबस हम इसको बहुत जल्द 2 से 3 दिन में आपकी क्लास लगा देंगे। खुश हो सभी साथी, बढ़िया क्लास हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स की A4 साइज के नोट्स भेजे हैं सर जी, प्रश्न हल वाली क्लासेस आगे में से PDF A4 में भेजने की कृपा करें। अरे भाई, मैंने भेज दिए 25 अगस्त, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ तो सही, नोट्स भी भेजे, क्वेश्चंस भी भेजे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है, आरपीएससी की के अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगा। यहाँ साइकोलॉजी मेरा विषय नहीं है, गुरुजी पढ़ाएंगे 2 दिन बाद में 300 प्रश्न डिटेल व्याख्या के साथ में, खोल करके एक एक आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? सकारात्मक की बात कर रहा है और यहाँ पर यह तथ्यों और तर्क नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, तो यह आपका यहाँ पर इसमें सही नहीं है। 60वां जो ऑप्शन है इसको पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में आपका कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। केवल कथन जो आ रहा है ना, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो कई बार हमें सीधा सीधा आंसर भी मिल जाता है, तो ये याद रखना। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां, शैक्षिक क्षेत्र में शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, ये परिभाषा है, ये इसके अर्थ के अंदर आती है। तो ये 3 तो ऑप्शन इसके अर्थ को बताते हैं, और केवल शिक्षण यानी एक छोटे पक्ष की बात कर रहा है। कॉमन बात है, आप सोच के भी देख सकते हैं, कई बार डरना नहीं है साइकोलॉजी से। क्वेश्चन 61 की बात करें, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया? मिखाइल गोर्बाचोव। ये शीत युद्ध के एंड की टाइम की बात है, आपके 1990 के आसपास की। मिखाइल ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, ये खुलापन, और इसका सोवियत समाज में अधिक पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित ये हो जाता है उस समय पर, ठीक है, ओके। अगला देखो, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिससे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। ये आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? ये है आपके लेव वाइगोत्स्की की, लेव वाइगोत्स्की। अब ये वाइगोत्स्की का क्या है, ये सिद्धांत यहाँ दिया हुआ है। एवरी आपका ब्रॉन ब्रेनर है, इसका भी है, वाइगोत्स्की का है, एरिक एरिक्सन का भी है, जीन पियाजे का भी है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो बॉन फेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार, जो विकास के सिद्धांत है इन सब के, उनके अनुसार वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थी काफी समय व्यतीत करता है, वो आपका विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी वगैरह सूक्ष्म तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? 63 में सूक्ष्म तंत्र कहलाता है। सूक्ष्म तंत्र क्या होता है? माइक्रो सिस्टम, तो ये पीछे बताया। मध्य तंत्र क्या होता है? सूक्ष्म तंत्र क्या होता है? बृहद तंत्र क्या होता है? तीनों दिए हुए हैं। और बहिस्थ तंत्र क्या होता है? मैक्रो। काल तंत्र, क्रोनो सिस्टम, पढ़ लोगे ना ये, तो इनमें से ही नए प्रश्न बनेंगे। मनोविज्ञान के काफी प्रश्न हल कर सकते हैं इसको पढ़ के। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से शुरू होता है और विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः
बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? विकास है वो आपका सामान्य पहले और फिर किस तरफ जाएगा? स्पेशल, विशिष्ट की ओर। अब ये चॉम्स्की का सिद्धांत है जो भाषा विकास वाला, ये भाषा अर्जन यंत्र वगैरह इन्होंने मस्तिष्क के लिए बात कही थी, तो चॉम्स्की वाला देखना। क्वेश्चन नंबर जो 65 है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। आपके अधिगम के अंदर कौन सा यहां पर निर्धारक है? तो देखो यहां पर आप अधिगम की प्रकृति, अभिप्राय, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास, चारों इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पिछली बार जैसी साइकोलॉजी आए, किसी ने रीट के अंदर भी पढ़ रखी है तो वो 10, 12, 13 आराम से कर लेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी आपको विशेषज्ञता चाहिए और आप अपने सेकंड ग्रेड पेपर को निकालने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं तो मनोविज्ञान में बढ़िया स्कोर करोगे। मुझे विश्वास है कि आप है वो आपके 15 के लगभग कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 66 है, निर्मितिवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? तो ये इसके लिए जो है वो अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय अर्जन और सामाजिक अंतःक्रिया, ये चारों ही हो जाएंगे। अब इसके बारे में डिटेल व्याख्या करके, इसको खोल करके, तोल करके एकदम बढ़िया तरीके से आपको गुरुजी पढ़ाएंगे माइंड मैप पर 2 दिन बाद में। ठीक है, मनोविज्ञान मेरा विषय नहीं है इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। बाकी 100 में से 80 नंबर का जो कंटेंट है वो मैं पढ़ा सकता हूँ मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर, और अधिकांशतः मैं ही पढ़ाता हूँ आपको। कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे एसएसटी के अंदर तो अदर फैकल्टीज है, साइकोलॉजी के लिए, आपकी शिक्षण विधि के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, तो 3-4 फैकल्टी मिलकर पढ़ाते हैं। तो ये आपके लिए देखिएगा कि इसको अच्छे से देखना व्याख्या को। क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 है वह देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 67, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण है वो आपका प्रधान या कॉर्डिनल कहलाता है। अभी ऑलपोर्ट वाला पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 68 है, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्राविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? प्रक्षेपी के अंदर आपके 3 बातें एक जैसी होगी, एक बात अलग होगी। कोई भी प्रश्न हो, भले जीके का हो, भले कोई हो, इसमें चैतन्य अनुक्रिया है, अस्पष्ट, बहुपक्षीय और स्वतंत्र अनुक्रिया है, ये तीनों एक जैसे हैं। बाकी वाला ऑप्शन तुम्हें मिल गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब प्रश्न के अंदर ये दिया जाता है, चाहे जीके का प्रश्न हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे मनोविज्ञान का हो, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, कुछ भी हो, मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी पूछा जाए नहीं है उस समय 3 तो होंगे काड़िए और 1 होगा आपका दौड़िया। तो पहचान कर लेना, 3 चीजें एक जैसी, 1 होगी ऑड, वही आपका आंसर है। चैतन्य अनुक्रिया और प्रक्षेपी प्रविधियां दोनों यहां पर बताई गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 जो है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना, वो आपका समायोजन कहलाता है। समायोजन कहलाता है। मनोविज्ञान के जो प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए थे, आप लोग कहो तो मैं फर्स्ट ग्रेड के जीके के अलग अलग पेपर के अंदर जो मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे, ज़्यादा नहीं थे, 6-7 क्वेश्चन उस टाइप से, तो वो भी सेकंड ग्रेड के अंदर, हालांकि सिलेबस जो मिलता जुलता होगा उसके अकॉर्डिंग ही डाला जाएगा। और कई बार होता है सिलेबस जैसे रीट और सेकंड ग्रेड का एक जैसा है, मनोविज्ञान में थोड़ा चेंजेज है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर चेंज है, तो जो मिलता जुलता होगा मैं वो क्वेश्चन भी डालूंगा, समायोजन का अर्थ वगैरह। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर देखिएगा, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो ये तो आरपीएससी का पेपर है, अगर कोई छोटा मोटा पेपर होता तो कब का सॉल्व हो चुका होता। आरपीएससी के पेपर में सोचना पड़ता है। अवलोकनात्मक अधिगम के अंदर अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। तो अवधान पहले, उसके बाद में लास्ट में अभिप्रेरणा। तो ये सीक्वेंस इस तरह से रखना। और ये आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की 4 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। अवधान होता है, अटेंशनल, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन, और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशनल। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो 3 एक जैसे, फिर एक तरल बुद्धि और तार्किक, भाषाई और संगीत बुद्धि, ये एक जैसे हैं, तो इसी का ही पार्ट है। अब गार्डनर ने, हावर्ड गार्डनर के जो 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 72 है, बाकर मेहडी के सृजनात्मकता परीक्षण में शामिल है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। तो ये डिटेल व्याख्या दे रखी है मैंने यहाँ, अच्छे से पढ़ना है इसको।
क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर निम्न में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? जैविक प्रेरक यहां पर कौन सा नहीं है? जिज्ञासा, लैंगिक अंतर्नोद, प्यास, भूख, ये जैविक है, लेकिन जिज्ञासा है। फिर से कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रश्न कह रहा है कि नहीं है। नहीं हो जब हो, तीन प्रश्न, तीन ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे, एक अलग दिखेगा, वही आपका आंसर होगा। कॉमन सेंस से सोच लेना। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे। जीके के अंदर देखा जाए तो 50 में से 20-25 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे जो आप आराम से कॉमन सेंस से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है उसके अंदर देखिएगा, मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है जो आपकी आत्मसिद्धि है। और यहां पर मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो बताया गया है, निम्न से उच्चतम स्तर की ओर जो बताया गया उसमें देखिएगा, शारीरिक आवश्यकता, शरीर, सुरक्षा, फिर सामाजिक सम्मान चाहिए अपने को, है आत्मसिद्धि चाहिए, है ना, लास्ट में जाकर के उसको क्या चाहिए? आत्मसिद्धि चाहिए। ये बातें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 75 है उसमें देखो कि थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म यानी विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, क्या कहलाता है? ये स्तर है। क्या है? स्तर। अब थॉर्नडाइक के बहुबुद्धि के 4 गुणों की पहचान है, जिसमें स्तर भी है, परास यानी रेंज भी है, क्षेत्र यानी एरिया भी है, स्पीड यानी गति भी है। मैंने तो पूरी डिटेल थ्योरी लिख दी है। अच्छा लगा तुम लोगों को ये थ्योरी एक जगह लिख ली, हर एक प्रश्न की मेहनत करके। अब ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग उसको एक जगह कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना और पढ़ लेना एग्जाम से पहले। लास्ट ईयर के प्रश्न है सारे, लास्ट ईयर के पूरा पेपर ही है जो आपको जुलाई 2023 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता लागू नहीं होती है? फिर से कह रहा है नहीं, मतलब एक अलग होगी। जल्दबाजी, अपने अनुसार आगे बढ़ना, कुशल होने का जुनून और एक अनभिज्ञता, ये इसके स्वभाव के विपरीत है, इसलिए लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 77 है, लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है इस पर आधारित, इस आधार पर अभिव्यक्ति का ये घटक है, ये भावात्मक है। क्या हो जाएगा? भावात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, अपने को दूसरों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर आधारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण, यह अंतर्निर्भर कहलाता है। अब इसका व्यक्तिगत, स्वतंत्र और सांवेगिक, ये व्याख्या के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 79 है, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में, सरल पदों में, पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे बेस्ट है? तो यह व्यू रचना है वो आपका छोटे छोटे में भागों में बांटना, है ना, कोई अकल दुश्मन हुए बिन वास्ते है तो धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए है। और मेवा, अब देखो ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट हो रही है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर के 100 तक के। ठीक है, 80 में हम बात करें मेवात और डांग क्षेत्र, विशेष रूप से अलवर, भरतपुर और करौली वाला जैसे तो पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है। कोपेन के कौन से प्रकार के जलवायु वर्गीकरण केंद्र आते हैं? तो CW जो होता है, अब वो BWHW है, फिर आपका BSHW है, AW है, वो आपका दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है, BSHW अर्ध शुष्क के अंदर है, और BWHW है वो पूरा पश्चिमी राजस्थान के अंदर है ना, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, जहां पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह ये जो जिले आते हैं वो BWHW, BSHW अर्ध शुष्क, जिसके 4 भाग हैं। ठीक है, CW जो है मैदानी क्षेत्र, पूर्वी भाग, मैदान में आपका CWG, AW है दक्षिणी राजस्थान। कोपेन के 4 प्रकार के जो जलवायु वर्गीकरण किया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अभी क्या मिशन वो 4th ग्रेड भी चल रहा है, बेचारे इतने सारे बच्चे हैं लाखों की संख्या में, और पूरे राजस्थान में अपन ही सबसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं हर एग्जाम के अंदर, तो बच्चों का एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज्यादा रहती है। उतने में आप लोग आगे बीच में कि सर 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 हम क्या आपके दुश्मन है, कि हमें भी तो आप पढ़ो, तो फिर तुम्हारे लिए भी कई जिम्मेदारी है। तो कई इंडिया जीके की मैराथन है, साइकोलॉजी की मैराथन है, करंट करवा दी कॉमन। राजस्थान जीके नहीं कराऊंगा, राजस्थान जीके की मैंने जो 1 महीने पहले क्लास कराई थी वो 11 लाख बच्चों ने देख ली। कितने? 11 लाख। और राजस्थान ज्योग्राफी भी करा दी जो मात्र 10 दिन में 5 लाख बच्चों ने देख ली।
12 घंटे मदन सर 2025 के पेपर सर्च कर लेना और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़िए। इच्छा हो तो क्लास देखो, वरना वो पीडीएफ पढ़ लो। एक साइड में 4 प्रश्न रख लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। आरपीएससी में वही प्रश्न आएंगे, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी के। पॉलिटी के अभी करूंगा 2025 के पेपर। कौन सी नदी है जो कि अरावली के पश्चिमी ढालों से निकल करके शिरोई के कुछ भागों से बहती हुई आपके कच्छ के रण के अंदर विलीन हो जाती है? तो ये आपकी पश्चिमी बनास के बारे में बात कही जा रही है। माही नदी के बारे में बताया पूरा डिटेल में कि एमपी से निकल करके कहाँ कहाँ जाती है, सारी चीजें हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका पश्चिमी बनास है। कह रहा है कि अरावली से निकल करके माही का ऑप्शन, माही इंपोर्टेंट नदी है इसलिए मैंने व्याख्या में लिखी है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 82 है वह देखिएगा, वन विभाग की रिपोर्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, याद नहीं रहता मुझे आधी बार। तो इतनी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी टीम, 50 तो लोग रहते हैं इस टीम में, सबको मैनेज करना पड़ता है, फिर तुम्हें पढ़ाना। 8955982723। एक चीज़ मुझे याद दिला देना कि सर वन रिपोर्ट है, आप डाल देना। मैंने पटवारियों को कहा था, टेलीग्राम पे डाली नहीं, उनका पेपर भी हो गया, तो इसका पेपर प्रश्न आता है। नवीनतम वन रिपोर्ट जो मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, जो मैं ऐप में पढ़ाता हूँ, वो मैं भेजूंगा। तो ठीक है, वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 को कुल वन क्षेत्र कितना था, वो लेटेस्ट का याद कराऊंगा, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। उसमें आपका 32,864 था। राजस्थान में जो अलसी उत्पादक के जिलों के संबंध में बात हो रही है, अलसी ओमेगा 3 जो फैटी एसिड से भरपूर होता है, ये हाड़ौती क्षेत्र में अलसी पाया जाता है। तिलहन की फसल हो जाती है, ठीक है, तिलहन की फसल, ठीक है, तिलहन, अलसी, ठीक है। 84 क्वेश्चन नंबर जो आपका 84 है, 84 का आपका देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है चूरू और झुंझुनू में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप आपके पुष्कर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों कथन सही है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। ये कथन दिए गए में से आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। जोधपुर बालू का स्तूप मुक्त नहीं है, तो ये ए और बी है, ये याद रखना है, ठीक है, दोहरे पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त और मुक्त है, वह पश्चिमी शुष्क रेगिस्तान की विशेषता है, अर्ध शुष्क की नहीं, शुष्क की है। उसमें त्रिकोण बनता है, वो आपके बालू का स्तूप वाला मुक्त क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर, पोखरण और फलोदी, पोखरण, फलोदी, इस तरह से एक त्रिकोण बनता है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या है, 84 के अंदर राइट आंसर है लाला, राइट आंसर है। 85 के अंदर बात करें तो ये देख लेना, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र या प्लास्टिक हब माना जाता है? ये जयपुर माना जाता है। एक पार्क का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और यूट्यूब पर आते हैं शॉर्ट्स मदन सर के, आते कि नहीं आते, 1 मिनट का वीडियो। पार्क का प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा आरपीएससी ने, पार्क का प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आया, और इसके साथ साथ आपका अभी ईओआरओ में भी आया, आरएस प्री में भी आरपीएससी ने पूछा। तो मुझे लगता है कि आपके सेकंड ग्रेड में एक पार्क का प्रश्न पूछा जाएगा। पार्क समझते हो ना भाई, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है ना, और भी बहुत सारे पार्क है ना, स्पाइस पार्क 2 जगह पर है, तो पूछा है फर्स्ट ग्रेड में। और मेरा शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो, यूट्यूब ओपन करना, माइंड मैप सर्च करो, लाइव वीडियोज, शॉर्ट्स में जाओ, वहां दिख जाएंगे सारे के सारे पार्क, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया ना अभी, तो 81 का पश्चिम बनास बताया। आगे देखो, 85 के बाद 86 के अंदर बात करें, और देखो, और शॉर्ट्स हर दिन 2.5 लाख बच्चे देखते हैं, रोज जाना 2.5 लाख बच्चे देखते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी ऐसी खतरनाक आती है कि सीधे पेपर में प्रश्न आते हैं। 2.5 लाख रोज के रोज व्यूज है शॉर्ट्स के। तो कौलवी की जो गुफाएं हैं, जो बौद्ध कंदराएं हैं, चांदखेड़ी की जो स्थान है, जो धार्मिक जैन स्थान है, चांदखेड़ी है, कौलवी गुफाएं, ये सब झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ है? डग की गुफाएं हैं, डग है ना, ये डग गुफाएं वगैरह ये इस तरफ स्थित है। कौलवी बौद्धकालीन है, और चांदखेड़ी जो झालावाड़ के खानपुर तहसील के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 के अंदर देखिएगा कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना कहूंगा कि जनगणना के 2 से 3 प्रश्न आएंगे, और ज्योग्राफी 2025 के पेपर, भाई मदन सर, राजस्थान ज्योग्राफी 2025 के पेपर
शुरुआती 100 प्रश्न के अंदर इतना डिटेल में करवाया हुआ है कि ये सारे क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो जाएंगे। बार बार जो क्वेश्चन आता है, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता, वो प्रश्न आरपीएससी ने पिछले 6 महीने में जो पूछे मैंने सारे डाल दिए हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ में चले जाना, वहां पर मिल जाएगा। तो जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व डेंसिटी पाई जाती है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। देखो दिए गए ऑप्शन में आपका जो है जैसलमेर तो है, लेकिन जैसलमेर के बाद बीकानेर पाली नहीं आएगा। यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो 87 में बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या घनत्व। बाड़मेर का सबसे, देखो बाड़मेर का ज्यादा है, बाड़मेर के बाद में किसका आता है, बढ़ते हुए क्रम में है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो 87 है उसके अंदर जैसलमेर है वो सबसे लास्ट में आएगा, स्टार्टिंग में जैसलमेर नहीं आएगा। ठीक है, वो पीडीएफ पढ़ लेना, राजस्थान ज्योग्राफी वही आएगी। जैसलमेर का 17 है, बाकी सबका बताया हुआ है अलग अलग, ज्यादा किसका कम किसका। 88 के अंदर देखो भाई, यहां पर ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 88, अच्छे से देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर कह रहा है कि आपका भेड़ की जो नस्ल है वो आपकी नाली है, भेड़ की नस्ल है। उसके बाद में आपका गौवंश की जो नस्ल है वो आपका सांचोरी है, सांचोरी गाय। उसके बाद में भैंस है तो सूरत तेरी काली सी भली हो लेकिन दूध देती है, चौकी बात है। और बकरी बरबरी, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन। अब ये बकरी की नस्ल दी गई है, भेड़ की नस्ल दी गई है, पढ़ लेना, और गौवंश और भैंस सबकी नस्ल दी है, नॉर्मल है जो आप पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 89 यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब ये मत समझ लेना कि इस बार सीधा सीधा पूछ लेंगे, इस बार ये पूछेंगे कि आपके पत्थर के अवशेष है ना, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में बताइए सत्य कथन कौन सा है कि यहां से पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भाई पत्थर के मकान बनते थे, बाकी जगह तो ईंट से बनते थे। अब जो बाण वगैरह जो है ये एकदम शुद्ध तांबा मिला है, ऐसा 3 कथन दे देंगे। तो फेमस कथन तो तुम्हें याद होना चाहिए, 1972 में खोज हुई, 77 में खुदाई हुई, और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। और ये कई सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे हम बात करें कालीबंगा के अंदर बात करें तो जो है फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। देखो कितना खतरनाक प्रश्न पूछा है, सीधा सा दिमाग लगाना था। कह रहे हैं कि आपकी जो अग्नि वेदिका है ना, फर्स्ट ग्रेड के जीके के प्रश्न आया कि अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है गुरुजी, वो ये नहीं पूछा है कि अग्नि वेदिकाएं एक तो एक जगह स्थित है, बाकी 7 है वो दूर है, टोटल 8 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। प्रश्न ये पूछा है कि अग्नि वेदिकाएं त्रिभुजाकार थी। इन्होंने ये कहा कि अग्नि वेदिकाएं कैसी थी, त्रिभुजाकार। अब मुझे ये चीज बताओ कि आप कभी भी ऐसा हवन कुंड देखते हो क्या? नहीं देखते हो ना, त्रिभुजाकार नहीं देखते हो। तो जब भी हवन कुंड होता है, पंडित वगैरह जो हवन करवाते हैं, तो आप देखते हो कि कई भाई लोग ऐसे हैं कि जो भाई बहन जिनके, मेरे भाई बहन की बात, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, शादी हो रखी है, कईयों की हो रखी है, क्या करें, घर वाले पकड़ के शादी करवा देते हैं। अब तो क्या होता है कि आपने देखा होगा वो चौरी के अंदर इस तरह का हवन कुंड जब होता है, चौकोरे होता है, तो कॉमन सेंस की बात है, या यज्ञ वगैरह कभी देखते हो, ये सही है और ये त्रिभुजाकार गलत है। सीधा सा प्रश्न पूछा आरपीएससी ने, और बाकी खतरनाक खतरनाक ऑप्शन दिए हुए थे, और पेपर एग्जाम हॉल के अंदर बच्चों का ऐसा ऑप्शन देख करके दिमाग खराब हो गया। और गुरुजी ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? अरे बेचारे ने बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछा, आरपीएससी को क्यों ब्लेम कर रहे हो? हम पढ़ रहे हैं कि अग्नि वेदिकाएं आयताकार, अगर नहीं भी आता है तो कॉमन सेंस लगाओ ना। अग्नि वेदिकाएं अधिकांशतः कैसी होती है? आयताकार होती है, वर्गाकार होती है, 4 कोने होते हैं। त्रिभुजाकार तो नहीं देखी हमने। तो कई बार कॉमन सेंस की बात होती है। फर्स्ट ग्रेड में कालीबंगा वाला प्रश्न आया था, 3 तो इतने खतरनाक खतरनाक ऑप्शन थे, सच बताऊं तो 1-2 ऑप्शन तो मुझे भी नहीं आ रहे थे, बड़े कठिन कठिन थे। मैं ठीक है भाई, लेकिन एक ऑप्शन सीधा सा सरल दिया था कि इसके संबंध में कौन सा कथन कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में गलत है। तो ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि यहां पर आयताकार अग्नि वेदिकाएं होगी, 4 कोनों वाली होगी, बाकी भले ही नहीं आए तो भी चलेगा। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा क्या होना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल लोकेश, आज के टाइम में स्टेटमेंट इसलिए ताकि आप पूरे साल माइंड मैप ऐप में डिटेल में पढ़ते हो, सेकंड ग्रेड का बैच
जीके वाला, और फिर पेपर देने जाओगे तो पूरा पढ़ा हुआ होगा, तब याद कर लोगे। हम खाली मैराथन देखने से क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होते हैं, है ना। खाली क्वेश्चन लास्ट टाइम में गुरुजी करा दो, उसमें हेल्प कर सकता हूँ। हालांकि मेरी मैराथन एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जैसे कि ये पिछले सालों का पेपर करवा रहा हूँ, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन है। बाकी यूं खाली क्वेश्चन लेके आ जाऊँ वो काम की नहीं है। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। आहड़ को कहते हैं ताम्र पाषाणिक सभ्यता, ताम्रवती नगरी कहते हैं, इसे कहते हैं ताम्रवती, ये ताम्रवती है, और गणेश्वर है वो ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है। कालीबंगा, कालीबंगा के संबंध में तो वो अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा ही था, और गगर नदी वाला प्रश्न भी पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि गगर नदी जो है, हम बात करें प्राचीन सरस्वती नदी गगर नदी, तो गगर नदी है वो बटनेर के मैदान में जाकर लुप्त होता है। ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा था, बटनेर मैदान के अंदर जाकर के लुप्त होती है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा था अभी, है ना। कुछ नए प्रश्न, अच्छे प्रश्न, हालांकि नया तो क्या, पूरा बैच में जब हम पढ़ाते हैं तब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करते हैं। मैंने फर्स्ट ग्रेड में प्रूफ भी दिया था, ठीक है। गिलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता किससे संबंधित है? गिलुंड सभ्यता है वो आपके आहड़ के ही ताम्र पाषाणिक है, ताम्र सभ्यताएं हैं। 90 के अंदर आपका 1 हो जाएगा। तो गिलुंड के बारे में ताम्र पाषाणिक है, खोज वगैरह सब है। भगवानपुरा है वो आपके बीकानेर जिले में स्थित है, ठीक है। नया प्रश्न है, याद रखना। बैराट है कोटपुतली बहरोड में आएगा, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिला, है ना। और कई खैरतल तिजारा है तो वो याद रखे कि थार जिले नाम चेंज होगी बेटा, थार जिला नाम वो बदल करके क्या हो गया है, भरतरी नगर है। पर इतना भी अपडेट नहीं होना है कि आरपीएससी को अपडेट होने में अभी 6 महीने लगेंगे। चलो 10 क्वेश्चन और है, फिर विदा लेते हैं, और पीडीएफ सीधी टेलीग्राम में आएगी। आगे देखो, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी है और केडी दीक्षित है, इनके द्वारा कौन से पुरा स्थल की यहाँ पर खोज की गई? तो ये आपके बैराट के संबंध में बात कही जा रही है। बैराट की सभ्यता के जो अवशेष वगैरह देख लेना, बाणगंगा नदी के किनारे हैं, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले 1837 में इसको खोजा था। घंटियाला शिलालेख जो वर्तमान में फलोदी जिले में पड़ता है, वर्तमान में कहां पड़ता है? फलोदी जिले में पड़ता है। अब घंटियाला शिलालेख जो कि फलोदी जिले में पड़ता है, उसके संबंध में कहा जा रहा है कि किससे संबंधित है? ककुक प्रतिहार का है। किसका है? ककुक का। 861 का है, ककुक का है। और जितने भी प्राचीन जो शिलालेख आए, लो कर लो बात। एक प्रश्न ये पूछा पटवारी के पेपर में कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, और इसका प्रूफ भी मैंने दिया था, ठीक है। यूं सारे एपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन। ये पटवारी में पूछा था अभी 17 तारीख को, अभिलेखों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं मुद्रा शास्त्र को, कहते हैं मुद्राओं का, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। पटवारी में पूछा था, पटवार 2025। अब ऐसे प्रश्न जो बच्चा सही करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ये था न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। तो ये प्रश्न थोड़े से आते हैं, याद कर लेना। जितने भी प्राचीन अभिलेख आए, भाषा एक ही करना, संस्कृत। अशोक के आए तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ये सब लिपियां हैं, तो थोड़ा याद रखना, कॉमन क्वेश्चन है। और प्राचीन अभिलेखों की भाषा आपकी हमेशा याद रखना, प्राकृत और संस्कृत, संस्कृत ज्यादा करना। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका यहाँ पर। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, अजय राज। और ये तो अपने 12 घंटे वाली क्लास से हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। अजय राज, और अजमेर शहर बसाया था, 1130 तक राज किया। इनके बेटे अर्णोराज थे। बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 94, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत विजयों का सही कालक्रम है वो कौन सा था? ये क्वेश्चन क्या है कि डिलीट हुआ था, ऑप्शन से सही सेट नहीं है। पहले हम बात करें तो देखो आपका 1301 आपका रणथंबोर था, 1301 था। चित्तौड़ त से 3, 1303। जालोर विजय 1311 के अंदर। सिवाना विजय है तो 1308 के अंदर। अब यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है काल अनुक्रम सही बताओ भाई। अब सही देखोगे तो आपका सबसे पहले छोटा आना चाहिए, रणथंबोर आना चाहिए। 2 के बाद में आना चाहिए आपका 1 2 1 2 1 4 आना चाहिए, 2 1 4 आना चाहिए, 2 1 और यहाँ 4 आना चाहिए। 2 1 2 1 कहीं नहीं है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया था, डिलीट हो गया था। तो जब ऑप्शन मिसमैच हो जाता है ना, तो एग्जाम हॉल में मेरे सभी दोस्त आप लोग ये पसीना पहुंचने मत लग जाना, गुरुजी ऑप्शन तो है ही नहीं, आरपीएससी मजाक कर रही है। तो आरपीएससी कोने में मुस्करा रही होगी,
कैसा लगा मेरा मजाक? तो 2-3 पिछले पेपर, अभी मैं आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है वो आरपीएससी डिलीट कर चुकी है, देखा आपने? तो 3-4 ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं आंसर, तो अपने को टेंशन नहीं लेनी। ऐसे प्रश्न में 5वां गोला भरोगे तो भी नंबर मिलेगा, ठीक है ना? गलत मत कर देना बस। ये हालांकि गलत तो क्या ही होगा, इसमें डिलीट होगा तो ये बोनस अंक है, सभी को मिलेंगे, बोनस है। और आरपीएससी तो अब सेकंड ग्रेड में पिछले पेपर में हर पेपर में 4-4 क्वेश्चन बोनस दे रही है, ये आक्रमण वगैरह देख लेना। अब 95वां जो क्वेश्चन है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से जिलों में 75% से भी ज्यादा लिटरेसी रेट है? तो कोटा में सर्वाधिक है, कोटा है, जयपुर है। और 12 घंटे वाली ज्योग्राफी मदन सर 2025 के पेपर सर्च कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन ज्योग्राफी का सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, हिस्ट्री कल्चर का भी नहीं जाएगा। 30 क्वेश्चन है, 30 में से 28 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पेपर में 7 तारीख को मिल जाएंगे मेरी 12 घंटे वाली क्लास से। बहुत मेहनत की भाई। जयपुर का कितना है और कोटा का कितना है बताया है। राजस्थान की लिटरेसी है वो अकॉर्डिंग टू 2011 66% है, पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग। 96 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? जब हम तांत्या तोपे पूरा पढ़ते हैं ऐप के अंदर तो लास्ट में लिखवाते हैं उनके बारे में कि शॉवर्स है वो इसने आलोचना की थी, CL शॉवर्स। तो ये आपका शिवपुरी के जंगलों के अंदर उन्हें शिव वहां आपको घेराबंदी करके शिवपुरी में इनको फांसी दी थी 18 अप्रैल 1859 को। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान किया था, लेकिन केसरी सिंह बारट जैसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता, एकमात्र उदाहरण है। तो उन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के बलिदान के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? ऐसे प्रश्न जनरली हम नहीं पढ़ते हैं कथन वाले, कई बार होता है किसी बच्चे ने पढ़ा है 100 में से 1-2 ने, तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है हेडेक नहीं लेनी है, छोड़ दे आ जाना, 5वां गोला भर देना। ये रासबिहारी बोस का है, तो ये वही होता है 100 में से 100 थोड़ी अटेम्प्ट करोगे, 100 में से 80 से 85 करोगे। तो चेतावनी रचुंगटिया वगैरह इनके संबंध में ठाकुर केसरी सिंह बारट के बारे में याद रखना। फतेह सिंह जी को जो भेजे थे मेवाड़ के महाराणा को याद रख लेना। कुंवर प्रताप सिंह बारट है वो केसरी सिंह के पुत्र थे। और बरेली जेल जरूर याद रखना, प्रताप जी के नाम में 3 अक्षर आते हैं, बरेली जेल तो 3 अक्षर। ठाकुर जोरावर सिंह जी है तो ये जोरावर सिंह है वो आपके हम बात करें इनके भाई थे और राजस्थान के चंद्रशेखर के रूप में इनको जाना जाता है। इनको रखा गया था बरेली जेल के अंदर। जेल में रखना जोर आता है, याद करो जोरावर जी को बरेली जेल में रखा। ये जेल वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं, विभिन्न क्रांतिकारियों का जेलों से संबंध, मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा तो ये याद रखना, अच्छे प्रश्न है, आते हैं बार बार। मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में कहा जा रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1968 में 38 के अंदर है ना, ये बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता के अंदर, और संस्थापक थे वो आपके माणिक्यलाल वर्मा। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी 12 घंटे क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल संस्थापक अध्यक्ष अलग अलग हैं और सदस्यों का प्रश्न भी आजकल पूछा जाता है। भूरेलाल भैया है और हीरालाल कोठारी है, रमेश चंद्र दास है, भवानी शंकर वैद है। अगर ये पढ़े हुए होंगे तो पेपर के अंदर आप एलिमिनेशन मेथड से बता सकते हो कि मेवाड़ प्रजामंडल के ये सदस्य थे, ये नहीं थे। बेटा सीधा सीधा प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 99 सेकंड लास्ट ऑफ दिस पेपर। मेव किसान आंदोलन का नेता था यासीन खान। हाँ, मेव किसान आंदोलन, ये सब इंस्पेक्टर में भी आरपीएससी ने 2021 के थानेदार के पेपर में भी आरपीएससी ने पूछा था, जो एसआई वाला पेपर था उसमें 2021 के एसआई में भी। मेव किसान आंदोलन जो 1932 में अलवर में हुआ था, नेतृत्व तो चौधरी यासीन खान ने किया था और इन्होंने एक संस्थान बनाया था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इस संस्थान का नाम भी पूछा जाता है। अब इसके माध्यम से यासीन खान ने खरीफ फसलों पर कर देना है वो बंद कर दिया था। ये प्रश्न याद रखें। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास कि खानवा के युद्ध के अंदर आपका राणा सांगा का पक्ष बदल करके बाबर का साथ यानी गद्दार कौन था? तो गद्दार है वो आपका सलदी तंवर था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 याद रखना। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। गुरु मंत्र ये है कि जनरल है और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं और विशेष रूप से बॉयज जो है वो आपके ज़्यादातर जो है अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में गलती मत कर देना। पेपर अगर टफ आ रहा है तो 80 भी कर सकते हो, बाकी 80 से 85 करके सेफ स्कोर में जा सकते हो। इसमें भी पेपर अगर कठिन आ जाए तो थोड़ा बचना,
नेगेटिव कम करोगे तो भी आपका इसमें आपका अच्छे से 40% तो एक क्राइटेरिया है ही है। बाकी बढ़िया स्कोर करो, सिलेक्शन लो, और अदर कैटेगरी वाले इससे 10-10 क्वेश्चन 15 कम भी कर सकते हैं तो भी सिलेक्शन है। यहाँ बात करें 2000 प्लस इस बार है पद आपके, और 6500 पद नेक्स्ट ईयर 2026। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, सभी को, सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये परिभाषा वगैरह, डिटेल व्याख्या वगैरह। और ये कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने कौन सी क्लास करवा दी और कौन सी हमें देखनी चाहिए। सेकंड ग्रेड के बच्चों को राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के लिए मेरी 12 घंटे क्लास। एक तो ये रही आपकी ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल 41 जिलों के अनुसार 2025 के पेपर, ये 5 से 6 लाख बच्चे देख चुके हैं 10 दिन में। ये आपकी ज्योग्राफी की गई, ये हिस्ट्री कल्चर की है 12 घंटे, ये 11 लाख बच्चे देख चुके हैं। तो भाई प्लीज़ देख लेना, और नहीं देखो अगर समय का अभाव है डबल स्पीड में एक बार देख लेना। फिर पीडीएफ टेलीग्राम में डाली हुई है, और पॉलिटी में करवा दूंगा 2025 के पेपर, करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, मनोविज्ञान की क्लास हो जाएगी, इंडिया जीके की ये क्लास लूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब लो भाई, ये पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अब घर बैठे तो तुम राजस्थान के कोने कोने में इतने सारे गांव हैं, इतने सारे जिले हैं, मैं अकेला इंसान घूमूंगा तब 10 दिन पूरे हो जाएंगे। समझा करो मेरी बात को। फटाफट वीडियो के नीचे क्लिक करो इस लिंक पर और जाओ। ये राजस्थान करंट पड़ी है, और इसी राजस्थान करंट के जस्ट ऊपर ही आपके हिस्ट्री कल्चर की भी पीडीएफ है, इसके जस्ट ऊपर आपके ज्योग्राफी की पीडीएफ है। अब टेलीग्राम स्क्रॉल को नहीं करना होगा कहीं, ऐसे स्क्रॉल करते रहा करो। ठीक है, और कोई अतः विधि करनी है तो बता दो। कैसे चल रही है तैयारी? करंट कितना आएगा? 7 सितंबर को पेपर है, 15 अगस्त तक का करंट आएगा, और मैंने 20 अगस्त तक का राजस्थान करंट अफेयर्स इसमें अपलोड कर दिया है। 500 क्वेश्चन और थ्योरी, और क्या सेवा करूं आप लोगों की बता दो। और नया बैच सेकंड ग्रेड का स्टार्ट हो चुका है, जीके वाला। किसी को अभी ज्वाइन करना है, किसी को बाद में ज्वाइन करना है, अपनी इच्छा से, है ना, मेरा कोई फोर्स नहीं है। मैं तो यूट्यूब पे ऐड भी बंद करके रखता हूं ताकि तुम्हारे एग्जाम टाइम में ऐड नहीं आए, और ऐड ऑन कर दूं तो मेरा तो पैसा ही पैसा आए, पर वो तुम्हारी सुविधा के लिए। ठीक है, तो एग्जाम के बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये पेपर दे के आओ, बढ़िया होगा। और 6500 पद 2026 के लिए आपका वेट कर रहे हैं। तो हिंदी, एसएसटी और ये हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट अपन पढ़ाते हैं, तीनों का कॉम्बो पैक भी है। और बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चे जीके वाला बैच 7 तारीख के बाद ज्वाइन कर लेना। बताओ, बढ़िया तैयारी चल रही है? आशीर्वाद दे दो सर। ले भाई, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, घणो ही सारो आशीर्वाद है। ठीक है, बढ़िया पेपर देना है जो, और ज़्यादा लालच करना नहीं, नेगेटिव ज़्यादा करना नहीं, कम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। हाँ, एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। बढ़िया क्लास लगी तो चौको कमेंट कर दीजिए। और एक क्लास जो है वो 2 दिन बाद में मैं लूँगा, जिसमें एक 2023 का एक और पेपर है, वो भी मैं डिटेल व्याख्या के साथ में कराऊंगा। अब पेपर करवाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपको ऐसी व्याख्याएं मिल जाए ना, मज़ा आ जाए, है ना। तो ऐसी व्याख्या के साथ में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।